अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और आप सब मुझे कहते हैं सुहाफजिल, मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। तो फौरी तौर पर उनके पास चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम हरमीत, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगी। और वैसे तो कल की बात की जाए तो लाहौर में काफ़ी हल्ला गुल्ला था और पूरा दिन जो हम मीडिया पे यहाँ पे देख रहे थे तो जेल भरो तहरीक जो थी वो कहीं ना कहीं कारकुनान जो है कहीं वैन पे जो है वो कभी वैन में घुस जाते थे और कभी वैन से निकाले जाते थे। और फिर कभी ये पुलिस की जो वीडियोस थी वो भी काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि वैन खड़ी हैं, आप आ जाएं और इसमें आराम से बैठ के हम आपको जेल ले जाने के लिए तैयार हैं। तो पूरा दिन तो कल ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन आज का दिन भी जो है वो उतना ही हैपनिंग होने वाला है। और आज के दिन की हैपनिंग की सबसे बड़ी वजह ये कि कल सबसे बड़ा फैसला जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से आज खुद नोटिस के तौर पर लिया गया है। KP और पंजाब में इंतखाबात की तारीख के हवाले से जो मामला अल्तवा का मुसलसल शिकार था उसके लिए फाइनली अब आज 2 बजे कहा जा रहा है कि लार्जर बेंच 9 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच जो है वो आज इसकी समाअत करेगा। ऑल्दो ये फैसला भी आज किसी हद तक हो जाएगा, लेकिन कल की लाहौर की हैपनिंग्स में बहुत सारी चीज़ें जिसमें कुछ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसिस भी हैं, कुछ जेल बुरो तहरीक भी है, आज खुद नोटिस भी है चीफ जस्टिस के राय से जो दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि कल तमाम तर मुल्की हालात को पेश नज़र रखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि तमाम तर वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन ख़ुसूसी जो हैं उनकी तनख्वाहों और मराआत वापस लेने का फ़ैसला किया गया है, मतलब कमी की गई है। आप अगर देखें उन तमाम तर सिनेरियोज़ को, जब हमने अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा इसको स्केच करने की कोशिश की है, हर प्लेटफॉर्म और हर फोरम पर इस पर बात करने की कोशिश की है कि आप आवाम पर अल्टीमेटली बोझ डाल देते हैं, गैस, बिजली, हर चीज़ का नर्ख बढ़ा देते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन नहीं कम होती तो शहाना शान अखराजात और मराआत जो कि हमारी ब्यूरोक्रेसी की है या हमारे वज़रा की है वो कम नहीं होती। लेकिन फाइनली इस पर भी बात कर ही ली शहबाज शरीफ साहब ने, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर तनख्वाहों की बात की जाए या फिर अभी तक के फैसले जो सामने आए हैं उसके मुताबिक आपका अपना फ़ोन का, गैस का, बिजली का बिल जो है वो जेब से अदा किया जाएगा। अगर आप ट्रैवल करेंगे तो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करना पड़ेगा, आपकी लग्जरी गाड़ियाँ जो है उसको नीलाम किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप बहुत सारे सिनेरियोज़ में देखें तो आप जब कहीं जाते हैं गैर मुल्की दौरों पर तो आप 5 स्टार में स्टे करते हैं, जो कि अब आप नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप सिक्योरिटी पर्पसेस की बात करें तो वज़रा के पास जो सिक्योरिटी के लिए गाड़ियाँ होती हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, हम 10-10 गाड़ियों की लाइन्स देखते हैं। सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सिर्फ 1 गाड़ी रखने की इजाज़त होगी। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और जो फ़र्क पड़ेगा वो 200 अरब रुपए की बचत होगी, जिससे मुल्की हालात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। होप फॉर गुड, होप फॉर बेस्ट, और मेरे ख्याल से इससे हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, वैसे सोहा अगर आप देखें ना कि किफ़ायतशारी जो कमेटी थी वो बनाई भी इसी वज़ीर आज़म साहब ने थी और इनका कहना ये था कि आप सिफारिशात दें और उस पर हम अमल करेंगे। अब आप ये देखें कि 22 बुनियादी और 17 ज़ैली सिफारिशात पेश की गई और उसमें जो कल मौसूफ आए और जिस तरह उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस झाड़ी और जिस किस्म के दावे किए जा रहे थे कि हाँ वाकई किफ़ायतशारी की जो मुहिम है उस पर वज़ीर आज़म साहब और उसकी पूरी काबीना बड़ी संजीदा है, लेकिन हकीकत इसकी कुछ यूँ है कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कमेटी में जो सिफारिशात पेश की गई तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सिफारतकारी है या आलमी सतह पर जितने भी हमारे सिफारत खाने हैं या यहाँ से जो वफद जाते हैं उनके अखराजात में 15% कटौती की जाए, जो नहीं की गई। फिर उसके बाद यानी 15% कटौती की जाए सेनेटर, MPA और MNA के मरात और सैलरीज में, उस पर भी अमल नहीं हुआ। फिर जो सवाबदीदी फंड्स दिया जाता है खुफिया एजेंसीज को उसमें भी कटौती की जाए, उसमें भी कमी नहीं हुई। फिर इसके बाद एक और सिफारिश ये थी कि जनाब ये जो तरक्याती फंड्स होते हैं ये MNA MPAs को दिए जाएं और शफाफ तरीके से ये मामलात को तय किए जाएं, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अब फिर दूसरी बात ये थी कि भाई काबीना जितनी कम आप रखेंगे तब मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन जनाब ने तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 85 जो है आपने यहाँ पे काबीना रखी है, वजारतें, किसी को माउनिन खसूसी और किसी को ये समझ नहीं है कि उसको भी कल सुबह उठता है तो उसको जो है वो मामले खसूसी बना दिया जाता है। तो ये अगर आप देखें तो कल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने जब ये देखा और फिर वो देखें तो कोई सिफारिशात जो पेश की गई उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। बहरहाल वही मामला जो उमूमन होता है कि आम आदमी पर उसका बोझ पड़ता है और पड़ेगा भी, क्योंकि अशरफिया उमूमन इन सारी चीज़ों से अपने आप को साइड पर रखती है। मैं तो समझता हूँ कि होना तो ये चाहिए था कि तमाम इदारों को, तमाम इदारे जितने भी हैं जिनका
कुछ का हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन सबको जो है कम से कम इस चीज़ में जो है ये शोटी देनी चाहिए कि जितने अखराजात हैं, बहुत ज़्यादा अखराजात हो रहे हैं। और एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि जो भर्तियां हैं उस पर भी पाबंदी थी कि नई भर्तियां नहीं होंगी, लेकिन आप अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जुम्मत उलमा से है और कहीं आपकी वोट बैंक जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बड़ी आसानी से यहां पर इस्लामाबाद में एक अच्छी जॉब 17 ग्रेड की मिल सकती है। ये मैं बाकायदा साथ ही बात कर रहा हूं, कोई मफरूजों पे बात नहीं कर रहा हूं। तो आप इन चीजों पर अगर करते मामलात को और उन तरफ लेके जाते, यानी जो हकीकी कफायतशारी है उस पर अमल दरामद करते, तो मेरे ख्याल में कम से कम जो बोझ है वो आम आदमी पर पड़ता, पर ऐसा नहीं होता। तमाम तर सिफारिशात के बावजूद भी इन सिफारिशात पर ना ही नजरसानी की गई, ना ही अमल दरामद किया गया। चूंकि हम कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर इन अखराजात में कमी की जाएगी तो 200 अरब रुपए की बचत का इंदिया भी दिया गया है, जिस पर हम कम से कम इसको इतना अप्रिशिएट कर सकते हैं कि चलिए इन्होंने इनिशिएट तो किया है। लेकिन ये सिफारिशात जो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो एक समथिंग लाइक जिस पर काम किया जाएगा तो मुल्क शायद दिनों में जो डिफॉल्ट की सिचुएशन है वो कम हो जाए या खत्म भी हो वैसे सकती है। सुहा, इस तरह कमेटियां माजी में जितने वज़ीर-ए-आज़म आए ना, उन्होंने भी इस तरह ऐलानात किए और फिर शाह खर्चे जो हैं कभी कम नहीं हुई हैं। ना कोई वजीर जो है वो इस चीज को मानने को तैयार है कि उसको प्रोटोकॉल कम किया जाए। आप कभी आपको वक्त मिले, आप आए, आपको मैं दिखाऊंगा। मेरे ऑफिस के पास ही सारी काबीना बैठती है, जहां जहां इनकी मिनिस्ट्री है बिल्कुल मेरे ऑफिस के पास है। और जब ये आते हैं तो रास्ते कैसे बंद किए जाते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल होता है, इनको आदि है प्रोटोकॉल के। ये ऐलानात माजी में बहुत बार हो चुके हैं, अमल दरामद कख नहीं। अगर अमल दरामद होता तो जो चीजें मैंने आपको बताई और जो सिफारिशात दी गई थी उस पर अमल दरामद होता तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें। लेकिन मौजूदा हुकूमत की अफोर्डेबिलिटी में आता है ये कि क्या वो इस चीज के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि इन तमाम चीजों की सिर्फ ऐलानात कर दिए जाए और इस पर इम्प्लीमेंटेशन जीरो हो। हाँ, अलबत्ता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि माजी का रिकॉर्ड यही कहता है कि इस तरह के हजार जो ऐलानात है वो कर दिए जाते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो इनके शाहाना शान अखराजात और शाह खर्चियों में ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली IMF का बहाना करके या मुश्किल फैसलों का कह के आम आवाम पर ही बोझ डाला जाता है। लेकिन अराकीन की आप बात करें तो 21 अराकीन तो इस काबीना में, 85 की हम बात कर रहे हैं, वो तो ऐसे इनके पास कोई ओहदा ही नहीं है, कोई काम ही करने के लिए नहीं है, बट दे आर हैविंग ऑल दोज इंसेंटिव्स जो कि उनको मिलते हैं हुकूमत की तरफ से। तो हम तो बस देख के रश्क ही करते हैं कि भाई ये इनकी लाइफ है, हुकूमत आए हुकूमत जाए, ये बादशाह हैं, ये हुक्मरान है, ये रहते हैं, इनके जो अखराजात है या इनकी जो सहूलियात है वो टस से मस नहीं होती। अलबत्ता जो ऐलानात और जो क्लेम्स कल किए गए हैं, अभी नून लीग या मौजूदा हुकूमत इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती, इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि इस पर अमल दरामद ना किया जाए। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त इलेक्शंस जो है वो भी हॉट टॉपिक है। आपको पता है कि इलेक्शंस कब होंगे, क्या कौन करेगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, स्टेट में अगर देखा जाए तो फेडरल की जिम्मेदारी क्या है या सूबाई हुकूमतों की क्या जिम्मेदारी है और किसने ये फैसला करना है। ऐसे बहुत सारे सवाल है, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद आज नोटिस लिया है। 2 बजे इसकी समाअत होगी और 3 ऐसे सवालात हैं जिस पर यह समाअत आज कंडक्ट की जाएगी। ये भी देखना आज के रोज़ बाकी है। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक और ख़बर आपको देनी है। हम जैसे तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे जैसी कुछ सूरत हाल हमारी भी IMF को लेकर ऐसी ही है कि IMF के बहुत सारे मुआहदे और शराइत हमें मानने पड़ रहे हैं और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन श्रीलंका जो है उसकी सूरत हाल हरमीत आपको पता है, चूँकि आपने गालिबन शायद विजिट भी किया है और आपको वहाँ की अभी मौजूदा सूरत हाल तो आपको ऑन एंड ऑफ सोशल मीडिया से मिलती रहती है। लेकिन रिसेंट अपडेट वहाँ की ये है कि 66% बिजली के नरखों में इजाफा किया गया है। IMF की तमाम तर शराइत जो हैं उसमें एक आखिरी स्टेप जो है इनका रेस्क्यू पैकेज का, वो अब मुकम्मल होने को है। और रेस्क्यू पैकेज आप समझते हैं कि एक एक्सट्रीम सिचुएशन, इसमें आपका मुल्क मुकम्मल तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू पैकेज IMF की तरफ से जो है उसको मुकम्मल करने की आखिरी शर्त आप इसको कह सकते हैं, जो कि अब श्रीलंका की जानिब से पूरी की गई है। जिसके बाद वहाँ पर महंगाई और वहाँ पर सूरत हाल, माशी बदहाली अपने पीक पॉइंट पर पहुंच चुकी है। 66% एक बिजली के नरखों में इजाफा, मतलब हरमीत आप इसका मतलब जानते हैं कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल क्या हो सकती है। आप देखें ना कि इस नहज तक ये ममालिक पहुँचे क्यों, कहीं ना कहीं हमारी ख़राबी, वो गलत पॉलिसियाँ जो चाहे वो खारजी पॉलिसियाँ हों, चाहे हमारे मुल्क के हवाले से जो पॉलिसियाँ दुनिया में जो ममालिक आज तरक्की पजीर ममालिक में उनका शुमार होता है, उनकी पॉलिसी अगर आप देखें तो उन्होंने हर पॉलिसी के हवाले से 100 साल पहले उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उस पर अमल दरामद किया जाता है। हमारे यहाँ कुछ अलग चीज़ें थी। टेम्पररी तौर पर जब भी डॉलर कहीं से आते थे तो उस पर अमल दरामद शुरू, और टेम्पररी तौर पर वो मामला जो है हम बड़े खुश होते थे कि हाँ डॉलर्स आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ममालिक जो हैं हमें उसके लिए इस्तेमाल भी करते थे। और यही वजह हुई कि ना हमने अपनी फैक्ट्री पर
ना हमने अपने ज़राअत पर, ना हमने अपनी टेक्नोलॉजी पर, ना हमने अपने इंस्टीट्यूशन पर, ना हमने अपनी हेल्थ पर, ना हमने उस ग्रास रूट से लेकर अपर रूट तक अगर मैं बात करूं तो वहां पे जिन जिन चीज़ों पर काम होना चाहिए था उस पर काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ अदवार में हमें हर दफ़ा जो है कहीं ना कहीं IMF पे पांव पकड़ने पड़े, और जिसकी वजह से जो है हमें आज जिस हमारा जो मुल्क जिस नहज पे पहुंचा, श्रीलंका की आपने मिसाल की, तो कहीं ना कहीं वही भी वहां पे ये मामला थे कि खर्चियां उनकी भी कम नहीं हो रही थी। फिर आपने धावा देखा कि लोगों ने किस तरह सदारती महल और वज़ीर-ए-आज़म और दीगर लोगों के जो सरकारी इमारत थी उन पर कब्जा जमा दिया। तो ये सिचुएशन तक पहुंचने से बेहतर है कि पहले ही कोई ऐसे मामला तय किए जाएं मुल्क के कि वहां की आवाम इसी तरह ख्वार ना हो जो आज हमारी आवाम जिस तरह सड़कों पर आटे के लिए रुल रही है, लाइनें लगी हैं, मुर्गी का गोश्त खरीदना मुश्किल हो चुका है, अंडे खरीदना मुश्किल हो चुका है, इसी तरह बहुत सारी मेडिसिन जो है वो नायाब है, तो कहीं मेडिसिन जो है उसकी प्राइस आसमानों से बात करती है। तो ये सारी चीजों के हवाले से कोई ना कोई हिकमत अमली एक मुल्क बनाता है, अपने रोया को मजबूत बनाने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन जब मामलात अर्जी तौर पर हों और आप ये समझे कि बस जो सिस्टम चल रहा है चलने दो, और टेम्परेरी जो चलता है और जिसमें आप खुश हैं और कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर मुस्तकबिल इंतहाई तारीख है, तो अगर इस तरह सिस्टम चलेगा तो मेरे ख्याल में उसका नुकसान ही होगा। बहरहाल अब श्रीलंका भी IMF के सामने हाथ जोड़ रहा है और वहाँ पे महंगाई का एक नया तूफान, एक तरफ तो जॉब की किल्लत है, फिर बेरोजगारी की शरह भी बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर हम देखें वहाँ पर भी इन सारी चीज़ों को फेस करना इंतहाई मुश्किल है। जो हम इधर भुगत रहे हैं वहाँ की आवाम भी भुगत रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सूरत हाल IMF की है, वो ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि अगर हम श्रीलंका की मिसाल दें तो वहाँ भी सूरत हाल इस तरह से ही है। लेकिन इस वक्त मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को संभाला, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को संभाला दिया जा सकता है अगर हमारी पॉलिसीज़ बर वक्त हम ठीक कर लें या उस पर काम किया जाए। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, ये डिटेल एक टॉपिक भी है, हम अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। टॉप स्टोरीज में सबसे पहले आज हम क्या बताएंगे, गुड मॉर्निंग पब्लिक में टॉप ऑफ दी ऑल आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अपनी पंजाब असेंबली के इलेक्शंस जो हैं उसके हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज 9 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच जो है वो आज 2 बजे इसकी समाअत करेगा। इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा लाहौर में कल आपने हैपनिंग देखी, जेल बरो तहरीक की, आपने बहुत सारे मनासिर देखे। वैन में अगर PTI लीडर्स की बात की जाए, कारकुनान की बात की जाए, तो वो खुद वैन में बैठे रहे और कोट लखपत जेल जो है वो उन्हें वहाँ रखा गया है। अब आज के दिन की सूरत हाल क्या होती है, कल से इसका तहरीक का बाकायदा आगाज़ किया गया था, इसको किस तरह से तहरीक इंसाफ किस हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ाती है ये देखना भी बाकी है। और इसके अलावा प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि बढ़ती महंगाई जो है उसमें मेरा बड़ा मसला है। मतलब मैं अपने मसले की बात करूं तो अगर मैं अपने मसले की बात कर रही हूं तो मतलब मैं अपने जैसी तमाम ख्वातीन के मसलों की बात कर रही हूं। मतलब आपने हर चीज़ की महंगाई की बात कर ली है, आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, आपकी रियल स्टेट इंडस्ट्री हो या XYZ किसी भी, हम हर मसले को एड्रेस कर लेते हैं। लेकिन ख्वातीन के इस मसले को देर आए दुरुस्त है, लेकिन मेरी टीम ने फाइनली इस पर बात की कि चलो अब ख्वातीन का जो मेकअप महंगा हो गया है ना, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये सबसे हॉट टॉपिक होगा। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा मसला है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, एक डिओड्रेंट खरीदने के लिए मैं गई आज से गालिबन 2 दिन पहले, तो वो जो मैं 450 रुपए का खरीदती थी वो मुझे 980 रुपए का मिला। मतलब ये एक डबल और ट्रिपल अमाउंट जो आपकी बढ़ी है ना। मैं तो एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसको लेम मत समझे, लेकिन एक आम आदमी, एक आम खातून इसको रिलेट कर सकती है कि हम लग्जरी मेकअप्स की बात नहीं कर रहे, बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के हैशटैग नाम की बात नहीं करी। आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है, अब वो मेकअप तो ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल होता है, अब उसमें जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो भी इतनी महंगी हो गई हैं। तो ख़वातीन का जो बढ़ता महंगा होता मेकअप है, अब उस पर भी आज प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे। अल्टरनेटिव्स क्या होने चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं उनसे भी बात करेंगे कि अब महंगाई इतनी हो गई है तो महंगी महंगी क्रीमें इस्तेमाल करने के बजाय घर में कौन कौन से हर्बे और कौन कौन से ऐसे आप टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मुझे याद आ गया मरीम नवाज साहब का इंटरव्यू, तो उसमें बड़े अच्छे मीम्स बने थे। उसमें ये कहा गया था मरीम नवाज साहब लिपस्टिक ना मिलती थी तो वो मच्छर का खून जो है वो निकाल के वो लगा लेती थी। तो मेरे ख्याल में अल्टरनेटिव यही चीज़ें बचती हैं, बाकी तो कुछ नहीं बचता है। बहरहाल अब देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मशवरे देती है हमें। हाँ जी, इस तरह की मीम्स ख़वातीन के मेकअप को लेकर भी काफ़ी बनी है, लेकिन हम इसको आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। और डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ होंगी तो उनसे इस हवाले से हम काइंड रिव्यूज़ और काइंड सजेशंस भी लेंगे कि आपके पास अब क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं अगर मेकअप बहुत महंगा हो गया तो।
प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आपको अगली हम टॉप स्टोरीज में एक स्टोरी जो हम जिसको कवर करना है आज, वो है हमारी बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेके। पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन जो हैं उन्होंने ये बताया है कि 130 गालिबन या 150 के करीब ऐसी मिल्स है जिनको बंद करने का फैसला किया गया है। चूँकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स यानी पाकिस्तानी ब्रांड्स काम बहुत अच्छा कर रहे हैं इतनी महंगाई के बावजूद भी। आपने देखा होगा घर में जब किसी ब्रांड पर सेल लगती है तो लोग और ख़वातीन खासतौर पर पागलों की तरह हमला कर देती हैं उन आउटलेट्स पे, स्टोर्स पे। लेकिन अब इंडस्ट्री के मालिकान क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज़ जो है वो 150 मिल्स बंद होने पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे, ऑल द एविडेंस। इसके अलावा हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों की सेहत के लिए हम मलहूज़े खातिर नहीं रखते आजकल की माएँ ख़ास तौर पर, या अगर घर के बड़ों की बात करें तो टेक्नोलॉजी का इतना अमल दखल हो गया बच्चों की ज़िंदगी में। खाना है तो फ़ोन के साथ, आपने अगर फ्री टाइम बैठना है तो गेमिंग करनी है, गेमिंग के लिए 1001 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि अब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बच्चों की सेहत में टेक्नोलॉजी का जितना अमल दखल हो गया है तो टेक्नोलॉजी कितना मुतासिर करती है बच्चों की सेहत को, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको भी प्रोग्राम में हम आज शामिल करेंगे एक सेगमेंट के तौर पर। तो ये हो गया हमारा जी टॉप स्टोरीज़ का पूरा सेगमेंट, जो कि अभी पूरे 2 घंटे में हम आपसे ऑन एंड ऑफ डिस्कस करते रहेंगे। अब चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द शो जो कि मुझे बहुत मज़ा आता है आपको शेयर करने में। और हमारी टीम जो है ऑब्वियसली हरमीत हमेशा पता है कि अच्छी अच्छी और ऐसी खबरें जो पूरी दुनिया में आपको इंटरेस्ट डेवलप करती है कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, वो खबरें हम ढूंढ के लेके आते हैं। तो सबसे पहली खबर आपको देते हैं। सबसे पहली खबर जो है बेसिकली वो माइक्रोसॉफ्ट से है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ये इन्वेंशन क्यों की वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आपको इन्वेंशन बता देते हैं। दुनिया का ऐसा कमरा जिसे हम खामोश तरीन कमरा भी कह सकते हैं, जहां आप 1 घंटा भी रुक नहीं सकते, बिकॉज ये कमरा जो है अगर हम आवाज़ को बात करें तो उसको मापने का जो एक पैमाना होता है वो डेसिमल होता है। और आप अगर देखें तो लाइब्रेरी, जिसमें आप देखें लाइब्रेरी में आप बैठे हुए बड़ा सुकून है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको लाइब्रेरी कैसा पार्ट लगता है जहाँ पे ख़ास तौर पर आपने अगर सुकून लेना हो तो खामोशी सबसे ज़्यादा वहाँ पर होती है, लेकिन वहाँ भी 40 डेसिमल तक जो है ना वो आप आवाज़ों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का ये कमरा जो है वो मनफी इस वक्त कहा जा रहा है कि 24 इसको डेसिमल रखा गया है। मतलब आप अगर इस कमरे में जाते हैं तो हरमीत आपको अपने खून की रवानी की आवाज़ आती है, आपको अपने सांस लेने की आवाज़ आती है, आपको अपने वेन्स के काम करने की आवाज़ आती है। तो अपनी धड़कन को तेज़ तेज़ इस कमरे में सुनना, ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि वाकई आप 10 मिनट भी यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। लेकिन एक जनाब ने ये कारनामा करके दिखाया और 1 घंटा स्टे किया है पूरा। क्या बात है भाई, वाकई में मैं अपनी बात करूँ तो मुझे वैसे खामोशी जो है इससे खौफ आता है और मैं खामोश जगह में बैठना, कभी कभार अगर किताब पढ़नी है तो उसके लिए बैठना पड़ जाता है, लेकिन खामोशी अगर कहीं है तो वहाँ पे बैठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अभी मैं सुन रहा था, आप भी बता रही थी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं कभी खामोश कमरे इसका रुख करूँ और बैठ सकूँ। वाकई में ये जिस तरीके से बनाया गया है, आप देखें ना कि जब आप हमारे जो स्टूडियोज़ बने होते हैं, हम जब उसकी तरफ आते हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो स्टूडियो बना है, रात को कभी कभार मैं फील्ड से या जब भी लेट आऊँ तो यहाँ पे खामोशी होती है। और यकीनन जब आप एक 5 मिनट के लिए भी स्टूडियो में आते हैं तो आपको लग पता जाता है कि किस किस कदर खामोशी और क्या क्या आपको सुनाई दे रहा है। तो वाकई में आपने दुरुस्त फरमाया कि फिर इस किस्म का कमरा जिसमें आपके रगों में जो खून दौड़ रहा है उसकी वो भी उसकी आवाज़ और कहीं ना दिल की जो धड़कन है, कहीं ना कहीं उसके लिए जब स्टेथोस्कोप हम लगाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि दिल की धड़कन कितनी तेज़ है, तो आपको इसमें सुनाई देती है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि वो खामोश रहना, खामोश जगहों में रहना, तन्हाई में रहना पसंद करते हैं और शायद उनको वो ज़िंदगी जो है ज़्यादा अच्छी लगती है। और कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग जो हैं उनको ये अच्छा लगता है कि आसपास लोग हों, दोस्त हों, गप्पे शप्पे और ये सीन चलता रहे। लेकिन बहरहाल अब ये बना हुआ है तो हम और आप वो जैसे लोग हैं, अगर खामोशी में हम दोनों में से कोई भी, मतलब हमें शोर तो हम नहीं कह सकते कि बहुत पसंद है, लेकिन हैपनिंग होनी चाहिए, रौनक होनी चाहिए। जहाँ पर खामोशी हो वहाँ पर हम जैसे लोग पहुँचे तो खुद ब खुद ही रौनक हो जाती है। मतलब मैं तो एटलीस्ट इट साउंड्स वेरी स्केरी, ये बहुत डरावना लग रहा है कि आप एक कमरे में हो और आपको अपने दिल की धड़कन की आवाज़ आपको डराना शुरू कर दे। खून आपकी जो रगों में दौड़ रहा है, आपको अगर उसकी आवाज़ कभी आ जाए तो सोचे कि वो कितना स्केरी मूवमेंट होगा। अलबत्ता मैं आपको इसकी वजह बता देती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ने कमरा क्यों बनाया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम तो दर्ज हो गया है, लेकिन इसको बनाने का मकसद ये था कि माइक्रोसॉफ्ट के, आपको पता है बहुत सारे आलात ऐसे होते हैं जिसकी बिनाहट को उन्होंने डायग्नोस करना होता है, उसको कम करना होता है। अगर आप पूरे सिस्टम्स की बात करें तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे आलात इस तरह के होते हैं जिसमें वो कोशिश करते हैं कि उसको नॉइज़ फ्री बनाए।
तो उसको नॉइज़ फ्री बनाने के लिए उसको टेस्ट करना होता है, और टेस्ट करने के लिए उन्होंने ये कमरा बनाया है जिसका अब फ़िलहाल जो पैमाना है आवाज़ नापने का और मापने का वो -24 डेसिबल है। तो भाई ये तो जनाब जिन्होंने 1 घंटा यहाँ रुके उनका तो क्रेडिट है भाई, हम तो नहीं रुक सकते खैर, लेकिन ट्राई मुझे लगता है करना चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर भी बहुत क्यूट, बहुत इमोशनल सी है, और ये सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आई और उस पोस्ट के नीचे कैप्शन आया, और उस कैप्शन के बाद हमने इसको वहाँ से उठाया। और कच्ची पालक आप देख रहे हैं इस वीडियो और पिक्चर में, और साथ साथ आप राइस देख रहे हैं जो कि एक छोटे से बच्चे ने बनाया है। अब क्यों बनाया है आप सोच रहे होंगे कि खबर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। एक्चुअली उसकी माँ जो है वो बीमार है, और बीमार है कोरोना वायरस की वजह से। तो ऐसे मोमेंट्स में आपके घर के बच्चे या आपके घर के वालिदैन जो बच्चों को लेके बड़े कंसर्न होते हैं, तो कोविड-19 में हमने ऐसी इमोशनल चीज़ों को देखा है कि उसको देखकर हमें इस बात का एहसास होता है कि भाई इस टाइम में जो आपके साथ है वही आपके साथ है। मतलब अगर पाकिस्तान में इसकी प्रैक्टिस देखा जाए तो कोविड-19 के बारे में कहा गया था कि नहीं, अब गाड़ी आएगी, आपको ले जाएगी, आपको कोविड-19 में क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, आपको कोई छू नहीं सकता, आपके पास कोई आ नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान में दे आर मोर लाइक इमोशनल पीपल ना, जज्बाती लोग हैं। मैंने लोगों को घरों में एक दूसरे के साथ रहते हुए देखा है। कोई बात नहीं, कोविड है तो क्या हुआ, आपकी जान ज़्यादा अजीज़ है, आपकी खिदमत करेंगे, आपके साथ रहेंगे। इसी की एग्जाम्पल इस बच्चे ने भी दी, और माँ के लिए चावल बनाए और ये पालक बनाई और उनकी खिदमत के लिए उनको पेश कर दिया। जैसी भी बनाई, कच्ची बच्ची सी, लेकिन बनाई। अगली खबर आपको देते हैं जी। अगली खबर जो है वो 2 तरह की खबर है, क्योंकि एक ही चीज़ है, एक ही डिश आइटम है, लेकिन 2 मुल्कों में उसके 2 नाम है। यानी पाकिस्तान में अगर आप गोल गप्पों की बात करें तो उन्हें हम गोल गप्पे कहते हैं, लेकिन गेस व्हाट, आपको पता होगा भारत में से क्या कहते हैं हरमीत? भारत में इसको कहते हैं पानी पूरी। तो ये पानी पूरी वहाँ के लाता है, गोलगप्पे लाता है। लेकिन अब आपने कभी सुना है कि आइसक्रीम के गोलगप्पे जो हैं वो भी मिलते होंगे? कहाँ से मिलते होंगे आपको हम दिखा देते हैं। ये खबर भी भारत से ही है, चूँकि वहाँ पानी पूरी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो भाई एक जनाब ने इसको ट्रेंडी बनाने की कोशिश की है, और उन्होंने गप्पों के अंदर आइसक्रीम भर के उसको आइसक्रीम गोलगप्पे बना दिया है, और लोग काफ़ी इसको शौक से खा भी रहे हैं। और आपको पता है गोला गंडा भी वहाँ बहुत मशहूर है। इसमें आप बर्फ़ जो है उसको क्रश करके उसके ऊपर मुख्तलिफ आप जो है वो फ्लेवर्स डालते हैं। तो ये जो है ख़बर काफ़ी वायरल है, और मुझे लगता है ये गर्मियों में बहुत काम आएंगे हरमीत, ठंडे गोलगप्पे। वैसे अगर गोलगप्पे की बात की जाए तो आपने दुरुस्त फरमाया कि खासकर ख़वातीन ज़्यादा उनको दिलदादा होती हैं, और ज़्यादा खाने पीने का रुझान जो है ख़वातीन में ज़्यादा भी होता है। और फिर मैं यहाँ पे हैरान भी हूँ कि आइसक्रीम डाल के उसका क्या मज़ा होगा। लेकिन बहरहाल एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, और फिर आपने जो गोलकंडा की बात की तो वो भी हम देखते हैं, चाहे हमारे बाज़ारों में आप जाती हैं गर्मियों में, वैसे उसका सीज़न होता है। और मुझे बज़ाते ख़ुद बड़ी पसंद है, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो खा ही लेता हूँ। लेकिन गोलगप्पे वैसे ट्रेंड यहाँ भी ज़्यादा है, वहाँ भी ज़्यादा है। लेकिन ये वाला गोलगप्पा आप देखें ना, छकना पड़ेगा, क्योंकि भाई आइसक्रीम का है, कहीं खट्टा पानी, उसके साथ जो वो पानी मिलता है, फिर वो जो चूरन डालते हैं, वो सारा कुछ वो मसाले जो तैयार किए होते हैं, उसके बगैर आप खाएं और भी आइसक्रीम के साथ, तो फ़र्क तो थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट, बल्कि बहुत डिफरेंट होगा। और मेरे ख्याल में एक वीडियो के लिए हो सकता है, सोशल मीडिया स्टंट के लिए हो सकता है, लेकिन ज़्यादा देर तक चलना इसके मुश्किल है, क्योंकि ख़वातीन जो है वो खाती इसलिए कि गोलगप्पा खट्टा हो, या पानी पूरी जिसे कहते हैं वो खट्टा, उसका वो कहते हैं ना मज़ा खट्टे में ही है। तो मेरे ख्याल में उसका ही ज़्यादा रुझान ज़्यादा होता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वाकई आप सही कह रहे हैं, ट्रेंड में नहीं आएगा और चलेगा नहीं, बिकॉज जो गोलगप्पों का एक ट्रेंड सेट हुआ है ना, और फिर मुल्तान के गोलगप्पे हों या लाहौर में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वो गोलगप्पों की एक अपनी खासियत है। और फिर भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पानी पूरी की भी एक अपनी खासियत है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। रोड साइड पे इसको आप स्ट्रीट फूड आइटम भी कहते हैं, और लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो आप गोलगप्पों को सॉरी रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन गर्मी में शायद आपका ये आइडिया थोड़ा सा चल जाए। खैर, हमें ये खबर आई तो हमने आपको देनी मुनासिब समझी कि आप इसको ट्राई करें अगर आप इफ़ यू गाइज लिव इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोलैंड से खबर देंगे आपको, जहाँ पर ये बिल्ली जो है इसको किंग कॉन्ग बिल्ली कहा जाता है, और ये इसकी पहचान है। ये कोई किसी का पेट नहीं है, लेकिन ये कितनी प्यारी लग रही है। मैं तो इसको अब देखा है, मतलब ऑब्वियसली हमने तो खबर पढ़ ली थी, लेकिन इसको देखा मैंने अब ये जो है रोड साइड पे रहती है। अब ये किसी की पेट नहीं है। अब ये वहाँ पर एक टाइम में इसने ये वहाँ पर आई, और वहाँ के लोगों ने जो है वो उसको मोहब्बत प्यार करना शुरू की। इसका छोटा सा घर बना के, वो इर्द गिर्द शॉपकीपर्स हैं, छोटा सा घर बना के इसको यहाँ रखा हुआ है। और वैसे आपको पता है पोलैंड की बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं,
लोग बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। लेकिन कैन यू इमेजिन कि अब उन जगहों के साथ साथ ये बिल्ली भी मशहूर हो गई है ऑल ओवर द पोलैंड। तो सयाह जो है वो सिर्फ इसको देखने के लिए आते हैं और इसको अगवा करने की भी कोशिश की है, नाकाम। लेकिन जी ये भी उसके जो एक ये पेट किसी एक का नहीं है, वहाँ पर जितने भी स्ट्रीट में शॉपकीपर है सबका पेट है ये। तो अब इसको घर भी बना के दिया है, वो वहाँ रहती है। और साइज़ की वजह से हरमीत ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। साइज़ तो देखिए उसका, कलर, आइज़। हाँ बिल्कुल मज़े की है। वैसे बड़ी अगर देखें ना साइज़ भी बड़ा और फिर कहीं ना कहीं ऐसे जो रंग की अगर बात करें तो भी बड़ा मुनफरिद सा है, बड़ा खूबसूरत सा है। और आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसी गलियाँ कूचे ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई चीज़ जो है वहाँ की निशानदेही के तौर पर लोग कहते हैं कि भैया वहाँ पर ये चीज़ आपको नज़र आएगी, तो आप समझ जाना कि आप पहुँच गए उसी मोहल्ले में। तो पोलैंड की अगर मैं बात करूँ, बाहर दुनिया में पेट्स का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा, और बिल्लियाँ जो है अब वो बहुत ज़्यादा लोग उनकी बड़ी केयर करते हैं, बच्चों की तरह केयर करते हैं, और नहलाया धुलाया जाता है, और फिर उनके स्पेशल जो खाने होते हैं वो बाकायदा मंगवाए जाते हैं, उनको खिलाया जाता है। लेकिन इसको अगर आप देखें तो वाकई में ये एक अलामत बन चुकी है, और कहीं ना कहीं चाहे वो मोहल्ला है या वो रास्ता है, लेकिन आप कहेंगे कि भैया आपको वहाँ पे अगर बिल्ली नजर आई तो फिर समझ जाए आप पहुँच गए अपने मुकाम पे। तो ऐसे में हमारे पास भी ऐसे कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे अगर अपने जाने तो हम कहते हैं भाई फला जगह में ये चीज़ आपको नजर आ गई तो आप पहुँच गए। तो मेरे ख्याल में अब ये एक अलामत बन चुकी है, और वाकई में खूबसूरत भी बहुत है, प्यारी भी है। और अगर गलियों कूचे में ये चलती है और कहीं ना कहीं अपने नाज नखरों के साथ, तो लोग उसको भी इंजॉय करते हैं। लेकिन आपको बताती हूँ इस बिल्ली का नाम क्या है। गात्सक बिल्ली इसका नाम है। बेसिकली गात्सक जो है पोलैंड में बड़े कानों वाले खरगोश को कहते हैं। अब लेकिन इसका नाम जो है वो उन्होंने गात्सक बिल्ली रख दी है, और किंग कॉन्ग बिल्ली भी रख दी है। आपको पता है पोलैंड में बहुत सारे किले हैं, बहुत सारी ऐसी पुरानी इमारत है जो कि अपनी खासियत रखती हैं, और उसको लोग देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। लेकिन अब ये तीसरी वजह शोहरत बन चुकी है इस ख़ास तौर पर इस इलाके की। तो लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं इसको देखने के लिए। बहुत क्यूट भी है, बहुत प्यारी भी है। जो बिल्ली के शौकीन लोग हैं उनको तो बहुत अट्रैक्ट करेगी। सो वी आर डन विद आवर डेली टुडे। हमने लेनी है एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टॉप ऑफ द ऑल सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि दो बड़ी हैपनिंग्स जो हैं वो कल के रोज़ में हुई हैं, जिसमें एक हैपनिंग तो ये है कि जेल बरो तहरीक का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा आगाज़ किया गया, जबकि सेकेंडली आप ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है फाइनली उन्होंने आज खुद नोटिस लिया है इस चीज़ का कि आइन और कानून के तहत असम्बली तलील होने के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर कोई फैसला अब तक नहीं किया गया, ना गवर्नर की तरफ से और ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसके बाद हमने देखा कि सदर मुमलिकत का फैसला आने के बाद भी, तारीख देने के बाद भी मामला आगे नहीं बढ़ सका, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद नोटिस लिया है। इस पर हम बात कर लेते हैं। सरवर बारी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ आज शो में मौजूद है। सर आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर कहिएगा कि आज 2 बजे जो है वो 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस पर समाअत करेगा, और 3 अहम सवालात उठाए जाएंगे कि ये इलेक्शन कराना किसने है, फैसला कौन करेगा, अब स्टेट का क्या काम होगा, इसमें फेडरेशन का क्या किरदार होगा, सूबाई जो है वो हुकूमतें क्या किरदार अदा करेंगी। लेकिन इन सब के बावजूद जो लार्जर बेंच है उस पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं नून लीग या मौजूदा हुकूमत की तरफ से। कहा जा रहा है कि 2 जज ऐसे भी शामिल है जिनके खिलाफ जो है बार काउंसिल में अब बार काउंसिल ने फैसला किया है कि रेफरेंस दायर किया जाएगा। तो क्या ये इशू जो उठाया जा रहा है इसको बाद में भी बुनियाद बनाया जाएगा? आप इस बेंच को किस तरह से देखते हैं, इस समाअत को किस तरह से देखते हैं, नोटिस कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे कानून में बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सदर मुमलकत जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन से मशावरत के बाद डेट अनाउंस करेंगे। अब ये मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने 24 जनवरी को खत लिखे थे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर्स को, और उसमें डेट भी प्रपोज की गई थी 9 तारीख से 13 तारीख पंजाब में, और 13 से 17 के दरमियान कोई भी डेट जो है वो डेट जो है वो उन्होंने प्रपोज की थी। और ये भी कहा था उस खत में कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का पाबंद है जी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या कंस्पायर किया, क्या प्रेशर्स थे, क्या दबाव थे, तो हम फिर देखते हैं कि जब डेट करीब आने लगी और दिन गुजरते जा रहे थे, 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं कराना है। कानून में लिखा है नॉट लेटर देन 90 डेज, यानी कि 91 दिन पर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो मैं समझता हूं कि बहुत फिर पंजाब हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर से मशावरत करे। मशावरत का अमल तो जारी था, और प्रेसिडेंट साहब ने भी खत लिख दिया, इलेक्शन कमीशन ने मिलने से इनकार किया। तो मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि ये लेतो लाल जो है ये बिल्कुल एक पाकिस्तान में हिजानी कैफियत पैदा कर दी है इलेक्शन कमीशन ने।
ना वो और साफ लगता है मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की जो गैर जानबदारी है वो मशकूक हो चुकी है, और इसी वजह से ये जो हैजानी कैफियत पैदा की गई है और सुप्रीम कोर्ट को बिल आखिर इंटरवीन करना पड़ा। और जो CCPO लाहौर का केस था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इलेक्शंस 90 दिन से आगे नहीं जा सकते, लेकिन इसके बावजूद प्रेसिडेंट के साथ मुशावरत करने के लिए मीटिंग नहीं की, लेकिन खतो किताबत के जरिए तो मुशावरत हो गई थी। इसलिए सदर मुमलकत ने जो तारीख दी है और वही तारीख जो है इलेक्शन कमीशन भी दे चुका है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो है वो भी अपनी राय एक हवाले से उन्होंने दी है, अपनी ओपिनियन दी है। तो इलेक्शन तो हो जाने चाहिए, उसकी डेट तो इलेक्शन कमीशन को अनाउंस कर देनी चाहिए थी। जी हरमीत। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे सर, हमने देखा कि जब ये मामला अदालतों की तरफ गया और अदालतों से कहीं ना कहीं ये बात सामने आने लगी कि 90 रोज़ के ही से पहले ही इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर हमने ये देखा कि नून लीग की जानिब से सोशल मीडिया पे कुछ जजेस की तस्वीर और कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वायरल हुई, और उसके बाद 22 सितंबर की 2022 की बात है कि तब की एक ऑडियो जो है उसको दोबारा लीक करा दिया गया, और एक मुहिम जो है अब अदालतों की तरफ, वो चाहे मरीम नवाज के बयानात आप देखें, कल शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया या राना सनाउल्लाह का जो बयान है, आपको क्या लगता है सर कि क्या नून लीग वही जज चाहती है जिस तरह जस्टिस मलिक कयूम जैसे जज जो इनके कहने पर जो भी होता था वही फैसला देते थे? और फिर आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की, तो खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि इन हालात में अगर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्तीफा दे देता है तो फिर मामलात का जो रुख है वो किस तरफ होगा? कैसे देखेंगे सर आप इसे? देखिए, अगर तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्ताफी हो जाते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है लगता नहीं है कि वो मुस्ताफी होंगे, लेकिन अगर फर्ज कर लें वो मुस्ताफी होते हैं तो कानून में ये नहीं लिखा हुआ कोई भी जो इनमें से 4 जो लोग हैं वो उनमें से कोई चीफ जस्टिस के एक्टिंग चीफ जस्टिस बन सकता है। और माजी में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जज को जो है वो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतय्यर किया था। ये 2013 के इंतखाबात की बात है, जब जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं वो एक्टिंग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे थे। तो ये तो कोई ऐसा बहरान पैदा होने वाला नहीं है, और कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो जब तक ये 5 लोग नहीं होंगे तो इलेक्शन कमीशन काम नहीं करेगा, वो काम करता रहता है। कभी हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन में 2 लोग होते हैं, कभी 3 होते हैं, लेकिन ये कि जाहिर है उसकी वजह से वो ये किया अगर रूलिंग कोलिशन इंतखाबात नहीं करवाना चाहती और वो इलेक्शन से भाग रही है, और उनका भागने की ही वजह भी समझ आती है कि जो भी ओपिनियन पोल हो रहे हैं, जो पंजाब के बाई इलेक्शन हुए, फिर जो कौमी असम्बली के बाई इलेक्शन हुए, उसमें बहुत भारी अक्सरियत से PTI जीती थी। तो अगर ये सारे मिलकर भी इलेक्शन लड़ते हैं तो इस चीज का इम्कान है कि ये हारेंगे। तो इसलिए अगर अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान की 14 पार्टियां जो हैं वो इसलिए इंतखाबात से भागती रहें कि वो उनको खतरा है कि वो हार जाएंगी, तो इसका मतलब है ये कानून की हुक्मरानी को वो नहीं मानते। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब गवर्नर्स के साथ मुशावरत हुई है, उन्होंने की है, उन्होंने लिखा है गवर्नर्स को, तो ये PMLN की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से या PDM की किसी पार्टी के रहनुमा से ये बात अजीब लगती है कि वो जजेस के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करें, और क्योंकि वो फैसला उनके हक में नहीं दे रहे, तो वो हमने इनका जो माजी में रवैया रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई इंडिपेंडेंट फैसला देती है जो इनकी मुफादात के खिलाफ है, तो हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट पर तो हमला भी किया गया था। तो अब भी जो है वीडियो लीक्स या ऑडियो लीक्स को छोड़ना और उसकी वजह से जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल करना, ये चाहे PMLN करे या PTI करे, ये बहुत ही मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत तकलीफ भी है, नुकसानदेह भी है। तो लेकिन अभी जो कैंपेन चला रही है जजेस के खिलाफ, जिसमें मिनिस्टर साहब भी शामिल हैं, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बयान दिया, तो ये कुछ मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल शर्मनाक बात है, काबिल मजम्मत बात है। ठीक है सर, आपसे जानना चाहेंगे, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी वज़ीर आज़म साहब की, और जिसमें किफ़ायत शारी मुहिम जिसकी कमेटी भी वज़ीर आज़म साहब ने ही तश्कील दी थी, और उसके बाद जो सिफारिशात पेश की गई थी उनमें से बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया, और
फिर ये भी कहा गया था कि 85 जो काबीना है ये कम से कम होने चाहिए, और MNAs MPAs की जो मराहत है, सेनेटर की जो मराहत है, उसमें 15% कटौती होनी चाहिए, दीगर जो खुफिया एजेंसी हैं उनको सवाबदीदी फंड्स में कमियां होनी चाहिए। ये सारी चीज को इग्नोर कर दिया गया है और कल बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम अपनी जो मराहत है उसमें कमी कर रहे हैं। इस तरह आपको क्या लगता है कि माजी में भी इस तरह बड़े दावे किए गए, तो ये सिर्फ दावे ही होंगे या इस पर अमल दरामद होगा सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे हैरानगी होती है कि जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि जो अशराफिया है उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत मराहत ली है, लेकिन अशराफिया के खिलाफ, मतलब खुद अशराफिया के लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो पाकिस्तान की अशराफिया के जो चीदा लीडर्स हैं उनमें उनका शुमार किया जा सकता है, दौलत के लिहाज से, पावर के लिहाज से। तो वो खुद अब अशराफिया के खिलाफ बोलना सारा पाकिस्तान बोल रहा है, लेकिन जब अशराफिया के मुंह से लगता है कि वो अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, कल जब एक सहाफी ने सवाल किया कि जिन लोगों के बाहर अरबों रुपए पड़े हैं वो लेके क्यों नहीं आते, तो उस सवाल को बिल्कुल उन्होंने जवाब देना पसंद नहीं किया, गोलमोल कर दिया। तो गोलमोल कर दिया उन्होंने, और ना ही किसी सहाफी को हिम्मत हुई कि वो पूछते कि और जरा प्रेस करते कि जो इस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया तो ये बताइए, क्योंकि अपनी दौलत तो वो लाना नहीं चाहते और इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी दौलत बाहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास इतने सबूत है, किसी की भी है, चाहे वो PTI का MNA है या कोई वो मिनिस्टर रहा है या कोई भी है, कोई भी पाकिस्तान का जो है, जो प्राइम मिनिस्टर, किसी पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा है अशराफिया के ऊपर खुद तनकीद की है, लेकिन कल मैंने ट्वीट भी की थी कि जो अशराफिया के लीडर हैं उन्होंने कोई जो अशराफिया का सेंगल होल्ड है, जो उनका उन्होंने जो दबोचा हुआ है पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के मफादात को, कोई स्ट्रक्चरल, उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लीड के कंट्रोल को कम करने के लिए नहीं बताया उन्होंने। जो बड़े बड़े बंगलों की बात की, पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, GOR की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की, उसके लिए तो वो कहते हैं हम कमेटी बनाएंगे, लेकिन अगर इसके लिए भी इकदाम उठा देते बजाय इसके कमेटियां बनाने के, और उनका रवैया इतना अपीजमेंट वाला था जब वो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस की बात कर रहे थे कि परेशानी हो रही थी। अच्छा सर, सब ये कहिएगा कि लाहौर की हैपनिंग्स में, सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ऐड ये कीजिएगा कि लाहौर की हैपनिंग्स में कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का तस्करा हमने कर लिया, आपको पता है जेल भरो तहरीक बड़ी एक्टिव हुई है, अब पहले जलसे जुलूस, फिर लॉन्ग मार्च, और उसके बाद फिर असेंबलियाँ तहलील करना, और अब जेल भरो तहरीक जो है वो जिन मकासद के लिए की जा रही है, या किस तरह से आप इसको रिव्यू करते हैं, क्या वो इसमें कामयाब हो सकेंगे? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत अरसे के बाद अप्रैल से लेकर अब तक जो है PTI ने अवाम को पॉलिटिक्स में शरीक करने की कोशिश की है। ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि हम देखते हैं 1988 के बाद ना पीपल्स पार्टी ने और ना ही PML ने, जो कि दो बड़ी पार्टियां पाकिस्तान की थी हैं, अभी भी हैं, और अवाम की एक तादाद उनके साथ है, कभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि अवाम को शामिल किया जाए पॉलिटिकल प्रोसेस में, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें। तो ये एक खुश आइंद बात है, और मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, कभी जेल नहीं गए, उन्होंने भी 1946 में डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी थी और उसमें भरपूर शिरकत की थी अवाम ने, पूरे हिंदुस्तान के अवाम ने उसमें शिरकत की थी। और इसी तरह हम अभी देखते हैं कि साल पहले मशरकी पंजाब के किसानों ने 1 साल धरना दिया रखा, फिर इंतखाबात हुए तो वो इंतखाब जीत गए। उससे पहले अन्ना हजारे की मूवमेंट है, माइनर्स की स्ट्राइक रही इंग्लैंड में 11 महीने, तब मैं तालिब इल्म था और मैंने भी उसमें शिरकत की थी। और फिर अभी जो है ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट का आपने सुना होगा, कई साल तक उन्होंने ऑक्यूपाई किए रखा जो वॉल स्ट्रीट का एरिया है। इसी तरह लंदन के अंदर भी, और मतलब ब्लैक लाइव्स मैटर पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि इवन जो बहुत ही जमहूरी मुल्क हैं, एडवांस डेमोक्रेसीज हैं, वहां पर भी जब सिस्टम फेल होता है तो लोग सड़कों पर आते हैं, उनका हक है, और हमारा आइन भी इजाजत देता है कि अवाम को राइट है प्रोटेस्ट करने का, एसोसिएशंस करने का, अपनी जो ओपिनियन है उसकी एक्सप्रेशन का। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, और जब लोग इसमें शरीक होंगे तो वो लीडरों से डिमांड भी करेंगे।
ये आसान नहीं होता कि आप पावर में आने के लिए अवाम को मोबिलाइज करें, लेकिन जब पावर में आ जाएं तो फिर उनको कोशिश की जाए कि अवाम को वापस घरों में भेज दिया जाए। ऐसा होता नहीं है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एक बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई जमहूरी मुल्क है तो वहाँ अवाम की भरपूर शिरकत जो है वो सिर्फ वोट डालने की हद तक नहीं होनी चाहिए। वो जो पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें लोगों सर, मैं आपसे जो एक खास मसला है पॉलिटिक्स पर तो हम डिस्कशन करते रहे, लेकिन आपका मौक़िफ़ जो है वो जानना चाहूँगा। कल परसों से हम देख रहे हैं कि जो कोयटा में वाक़या हुआ और एक सूबाई वज़ीर उसमें मुलविस पाया गया और फिर जब उनको गिरफ्तार किया गया, मुकदमा भी नामालूम अफराद के खिलाफ जो है उसमें भी दर्ज किया गया। इससे कबल आपको याद होगा कि एक चीता जो है यहाँ पर डीजे में पकड़ा गया था और लोगों ने निशानदेही भी की कि ये साबिक रिटायर्ड जनरल है, उसके बावजूद भी जो मामला है नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आपको क्या लगता है सर, ये मुल्क में, ये रियासत में सिर्फ और सिर्फ सरदार वडेरा ताकतवर को ताकतवर ही जो है महफूज बनाने का कोई रास्ता बताता है? क्योंकि हमने कल देखा मुकदमे के हवाले से, या हमने वजीर दाखिला बलूचिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस देखी या उनकी जो टीवी पर गुफ्तगू देखी, वो बिल्कुल गैर पार्लिमानी थी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये दो मिसालें जो आपने दी हैं ये एलीट कैप्चर की बेहतरीन मिसालें के और फिर देखिए एक्शन हुआ है जब मरी कबीले के लोग जो हैं डेड बॉडीज को लेकर वो रेड जोन में, कोयटा के रेड जोन में धरना देके बैठे हैं। तो यही कहने का मकसद है कि जब आइन कानून और रियासत जो है वो उसके ऊपर जालिम और जाबर जो एलीट है उसका कब्जा हो जाए, लोगों के पास कोई रास्ता न रहे, तो फिर या तो लोग ये धरना देंगे सड़कों पर आकर या फिर वो हथियार उठाएंगे। और ये पूरी दुनिया की तारीख है, वो सिर्फ यहाँ नहीं है, इंडिया में देखें आप, कश्मीर में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, या निकारागुआ में क्या हुआ है, वियतनाम में क्या हुआ है। कि जब आप रास्ते बंद कर देते हैं, आईनी कानूनी और जमहूरी रास्ते जब आप बंद करते हैं तो ये इस तरह। लेकिन इनके और इसके अलावा भी आप देखें जो F9 पार्क में रेप हुआ, जिनको पकड़ा गया उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल उनकी किलिंग कर दी गई। और ये रियासत क्या समझती है कि हम जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में अभी हमने एक सर्वे किया है कि जो ऑफ एड आर्टिकल अंग्रेजी अखबारों में छपते हैं, 10 में से 7 आर्टिकल जो हैं वो क्रिटिकल होते हैं एलीट कैप्चर के बारे में। लेकिन मसला ये है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है उसका अलायंस अभी भी एलीट के साथ है, उसका अलायंस जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, उनके साथ नहीं है। बिल्कुल। तो जब तक ये अलायंस नहीं चेंज होगा, इस अलायंस में शिफ्ट नहीं आएगी कि इंटेलिजेंसिया का एक अहम जो परत है वो जब तक वर्किंग पीपल्स के साथ, वर्किंग लोगों के साथ अलायंस नहीं बनाएगी और एलीट को चैलेंज नहीं करेगी तो पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती। ठीक है सरवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये अलायंस स्ट्रेस को तोड़ना बाकी है। जब सपोर्ट करेगा एक ताकतवर को तो एक आम आदमी को फिर कौन पूछेगा, यही सवाल है। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. So we are in the second hour of the show, but we don't have any second option. ख़वातीन के लिए तो ख़ास तौर पर मेकअप बहुत महंगा हो गया है, परफ्यूम्स बहुत महंगे हो गए हैं, डिओड्रेंट बहुत महंगे हो गए हैं। ख़वातीन तो फुल ऑफ मसाइल में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब हल तो मतलब सर्वाइवल की जंग है, वो तो लड़नी पड़ेगी। हमने जब बात की इस चीज़ के बारे में कि हमने आज इस टॉपिक पर बात करनी है डिटेल में कि ख़वातीन कितना इफ़ेक्ट हो रही है इस बढ़ती महंगाई की वजह से, जहाँ पर हम सब्जियों की, दालों की, टेक्सटाइल की और फ्लोर मिल्स की, हर किस्म के इशू को और हर फील्ड को टच करते हैं कि हमने इसके बारे में डिटेल में बात करनी है कि कौन कौन सी फील्ड और कौन कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो महंगाई की वजह से शदीद मुतासर हो रहे हैं। सो व्हाई नॉट फॉर वुमेन, मतलब ख़वातीन का मेकअप इतना महंगा हो गया, आप यू नेम इट, आप हेयर प्रोडक्ट्स की बात करें, आप फेस प्रोडक्ट्स की बात करें, आप बॉडी प्रोडक्ट्स की बात करें, हर चीज़ डबल नहीं ट्रिपल हो गई। जिसकी एग्जाम्पल शुरू में मैंने आपको दी भी है कि आप बाजार खरीदने के लिए कुछ जाए तो जो चीज़ आपको 400 में मिलती थी वो आपको 900 रुपये में मिल रही है। तो डबल इजाफा नहीं हुआ बल्कि ट्रिपल इजाफा हुआ है। समटाइम तो ये मल्टीप्लाई कर लें आप 4 से। लेकिन अब इसका हल क्या है? अगर हमने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है तो क्या हमें बजट ज़्यादा करना पड़ेगा या मेकअप प्रोडक्ट्स कम करनी पड़ेंगी या मेकअप प्रोडक्ट्स से कुछ अल्टरनेटिव हैं या देसी टोटके हैं या क्या और हो सकता है अपनी स्किन के साथ उसको बेहतरीन दिखाने के लिए? इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर मरियम डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मरियम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। थैंक यू सो मच हमें आज ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर मरियम, शुरू में पहले ये बता दें, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, आपने भी कुछ प्रोडक्ट्स खरीदी होंगी, महंगी बहुत हो गई है। अब घर में अपनी स्किन को बेहतर भी रखना है
और आपने अपनी ब्यूटी को इन्हांस भी करना है, जिसके लिए मेकअप बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या क्या अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मुंह के लिए हमें बेसिक बीबी क्रीम चाहिए होती है, हमें ब्लशन चाहिए होता है, टेंट लिपस्टिक चाहिए होती है। इन सब को अगर हमने लेस करना है तो किस अल्टरनेटिव पर स्विच करना चाहिए? अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वाकई हमें बजटिंग करनी पड़ेगी और हमें जो थोड़े कम सस्ते सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ आना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को भी मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, अननेसेसरी चीज़ों को कट ऑफ करना पड़ेगा। इसके अलावा हम नेचुरली भी अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि हम अच्छी नींद लें, पानी 2 से 3 लीटर पानी का अगर इस्तेमाल करें तो स्किन रेडिएंट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा हम अपनी बहुत सारी चीज़ों जैसे प्राइमर है या बहुत सारी और चीज़ें हैं जो है मेकअप से पहले लगाते हैं, उसको हम कट डाउन करके हम एक सिंपल सन ब्लॉक या बीबी क्रीम, आजकल टिंटेड सन ब्लॉक भी आ रहे हैं, तो हम उसको ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एज अ ब्लश ऑन, वो आपका एज अ बेस भी यूज़ होता है, सनस्क्रीन भी यूज़ होता है और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। एंड देन हम इन सब चीज़ों की जगह जो हम एक्स्ट्रा इतने यूज़ करते हैं उनमें हम सब सिंपली हम लिप टिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम आइज़ पे एज अ ब्लश ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, आइज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको सेव कर सकते हैं और अननेसेसरी प्रोडक्ट्स या वो कलर्स या इतनी ज़्यादा मेकअप को इकट्ठा करने के बजाय आप 2-3 अच्छी चीज़ों का इंतखाब करें जो कि आपको सूट करती हैं और आप उनको मुस्तकिल तौर पे अपने साथ लेके चलें, तो वो इस तरह से भी आपकी बजटिंग बेहतर हो सकती है। अच्छा देखिए, ये सब चीज़ें तो आपने फेस पे लगानी है अब, लेकिन फेस को सही रखना, हाइड्रेटेड रखना, इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी हैं। आपको पता है, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आपको पता है लोग आजकल हाइड्रा की तरफ बहुत जा रहे हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स कराते हैं ताकि उनके पोर्स ठीक रहें, या आप जो रोज़ाना मेकअप करने वाली ख़वातीन हैं हम जैसी कि हमें बाय हुक और बाय क्रूक रोज़ाना मेकअप करना ही करना है, उन्होंने इस तरह के ट्रीटमेंट्स भी करने हैं। ऑब्वियसली इस तरह के ट्रीटमेंट्स भी महंगे हो गए हैं। स्किन को ठीक रखने के लिए घर पे आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर आपको नाइट क्रीम्स अवॉइड करनी है या आपको कुछ महंगे प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं तो? अच्छा, इसमें ऐसा है कि एक तो ये कि आप जो हाइड्रा फेशियल है वो वंस अ मंथ ले लें तो भी वो आपका 2 to 3 वीक या 4 वीक निकाल देता है। सिंपल अच्छा। इसमें आप ये कर सकती हैं कि अगर आपको मेकअप ज़रूर करना है, वर्किंग वुमेंस के लिए ज़रूरी है, जैसे मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे लिए भी मेकअप ज़रूरी हो जाता है, लेकिन ये कि हम रात को एक अच्छी क्लेंजिंग करें, 2 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करें, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस लें, इनसे स्किन का बहुत बेहतर रहता है। फिर अननेसेसरी शुगर को अवॉइड करें, प्रॉपर स्लीप लें, जो स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग को क्विट करें। इसके अलावा एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है उससे अवॉइड करें, क्योंकि स्ट्रेस और स्मोकिंग ये दोनों ही स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। एक बेहतर क्लेंजर सिंपल बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, स्किन पे भी आपके पास फेस स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, एज अ क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं ना। अच्छा, क्लेंजर यूज़ मींस कि आपको कोई बहुत महंगे क्लेंजर, एक्सफोलिएटर्स और ये स्क्रब्स लेने की जरूरत नहीं है, आप इनको भी एज अ क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं। करने के लिए अच्छा साबुन और या एक अच्छा फेस वॉश आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक सिंपल सा वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, हरमीत हमारे साथ, हरमीत भी मौजूद है इस्लामाबाद से। यकीनन हरमीत ने भी कुछ मेल प्रोडक्ट्स की बात करनी होगी। डॉक्टर मरियम, आपसे जानना चाहेंगे, मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसी ख़वातीन या ऐसे अब तो मर्द हजरात भी ना कहीं ना लोशन और इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जारी बात है, और मेकअप भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो करने मजबूरी बन गई है, कैमरे में जो लोग आते हैं उनको भी करना पड़ता है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं कि बहुत सारी ख़वातीन जिनसे हम पूछते हैं कि आपकी स्किन इतनी खूबसूरत क्यों है और बड़ी नरम मुलायम भी है, तो फिर ये जवाब दिया था कि मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, बस जो खाने हैं नॉर्मल जितने खाने हैं वही खा के और वही पानी, आपने जिस तरह बात की। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो लोशन भी लगाते हैं, केयर भी बहुत करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि उनकी स्किन उसी तरह ग्लो नहीं कर रही है, उसी तरह खूबसूरत नहीं? क्या वजह क्या है? क्या खाने जो हैं कहीं ना कहीं जो जंक फूड का रुझान बहुत बढ़ चुका है, कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसका इस्तेमाल बढ़ चुका है, क्या नुकसान उसी का भी आ रहा है चेहरे पर? इंटरनल क्या है? जी बिल्कुल, जैसे अगर हम अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो हमारी अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब पानी पीने का मकसद भी ये है कि जब आप पानी अच्छी तरह पीते हैं, 70% बॉडी जो है वो वाटर पे बेस्ड है, ठीक है। सो उससे क्या होता है कि रिफ्लेक्शन लाइट की अच्छी होती है और हमें लगता है कि नेचुरल ग्लो आ गया है फेस पे। और अगर अच्छी डाइट नहीं लेंगे, एक्सेसिव शुगर्स लेंगे और कट डाउन नहीं करेंगे हम इन चीज़ों को, तो डेफिनेटली वो हमें हमारी स्किन पे, बॉडी पे रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये इसका बहुत बड़ा एक वजह है। और सेकेंड, इसकी एक बहुत बुनियादी वजह जेनेटिक्स भी है। और नंबर 3 कि हम अननेसेसरी यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स जो करते हैं वो भी इसके लिए जो है इसका बाइस बनता है। अच्छा मरियम, एक और बड़ी अहम वजह ये डॉक्टर, एक और चीज़ जो हमने देखी है, अब जिस तरह सोहा ने कहा कि भाई जाहिर बात है चीज़ें महंगी हो गई हैं, वो प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते थे, जो कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो हमें लगता है कि ये इस्तेमाल करने से स्किन खूबसूरत रहती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक ऐसे प्रोडक्ट भी आ गए हैं जिसकी भरमार है मार्केट में और वो कहीं ना कहीं सस्ते भी मिल जाते हैं।
तो इसको आप कैसे देखती हैं? अगर लोग उसकी तरफ जाते हैं, वो कितना, क्या वो नुकसानदेह साबित होंगे या कुछ वो भी बेहतर हैं अगर वो लोग इस्तेमाल करते हैं? देखिए, आप इस सिलसिले में आपको एक अच्छे प्रोडक्ट का इंतखाब करना होगा। बहुत कम प्राइसेस में भी लोकल बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मौजूद हैं। आप पाकिस्तानी कंपनियों के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, इससे प्राइस भी कट डाउन हो जाएगी, आपका पर्पस भी फुलफिल हो जाएगा। सो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बहुत कम प्राइस में मौजूद हैं। जैसे एक नेचुरल मॉइस्चराइजर मैं आपको बताती हूँ, ग्लिसरीन हम लोग कब से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, छोटे होते से सुनते हैं ग्लिसरीन का इस्तेमाल करें। इवन अगर आप ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर नहीं अफोर्ड करते तो आप सिंपल ग्लिसरीन का इस्तेमाल करके भी अपनी स्किन को ग्लोई पा सकते हैं, उससे बहुत बेहतर शाइन आती है। और मेरे ख्याल से रुझान काफ़ी कम भी हो गया, बिकॉज लोग उस तरफ जाते नहीं है, नई नई ट्रेंडी चीज़ों की तरफ जाते हैं। हाँ, मैं कुछ यही बताना चाहूँगी कि अच्छे ट्रेंड्स को ज़रूर फॉलो करें, लेकिन ये कि जो पुरानी चीज़ें हैं हमारी, जैसे इस Cheapest है जो, तरह, तो वो भी हम इनको एज उनका सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मरियम, एक और बात बताएं, अब बहुत सारे लवाजमात भी हो गए मेकअप करने के लिए। एक तो मेकअप महंगा हो गया, चलिए इसकी तो हम बात कर रहे हैं। मेकअप करने से पहले भी हम बहुत ज़्यादा ना, मतलब हम टोटके और सोच के करते हैं। अब उसमें ये होता है कि हम प्राइमर भी लगाते हैं, बाज़ लोग स्किन प्रोटेक्टर लगाते हैं। अब अगर वो हम महंगे हो गए हैं, नहीं ख़रीद सकते, तो मेकअप करने से पहले जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं उसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? जैसे स्किन को टोनिंग के लिए टोनर का इस्तेमाल किया जाता है या प्राइमर है, तो उसकी जगह हम ठंडे पानी से मुँह धो के भी अपने स्किन पोर्स जो ओपन होते हैं उनको क्लोज कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल कंट्रोल बेहतर हो जाता है, मेकअप भी ज़्यादा देर के लिए सेट रहता है। और उसकी जगह आप सिंपल एक सनस्क्रीन को इस्तेमाल कर लें तो ये तीनों चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी आपकी। अच्छा, सनस्क्रीन पे आ जाते हैं। आपकी एक बात, अच्छा डॉक्टर, आपने जो बात की, यानी रोमा सोहा ने जो सवाल किया आपसे, रोमा याद आ गई, सॉरी। अच्छा, हमने ये देखा है कि एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी आपने टोनर की बात की, तो क्या आपको लगता है जो एलोवेरा है, या हम देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन टोमेटो जो है वो उसका भी इस्तेमाल करते हैं फेस पे, इसी तरह लेमन जो है, इनका इस्तेमाल जो है कितना इफेक्टिव है और कहीं ना कहीं उसका कितना फ़ायदा है इन सारी चीज़ों के मुकाबले में? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि महंगाई है, तो कहीं ना कहीं लेमन आपको 15-20 रुपए में बहुत सारे मिल जाते हैं, या टमाटर जो है अब तो प्राइस कम हो उसकी भी हो चुकी है। अच्छा, ऐसे है कि लीमू है और एलोवेरा ये सबको सूट नहीं करता। लेमन से अक्सर स्किन बर्न हो जाती है और हम लोग यूजुअली उसका एक्सेसिव इस्तेमाल कर लेते हैं। 2 से 3 ड्रॉप्स जो लेमन है वो काफ़ी होता है, लेकिन एलोवेरा भी सबको सूट नहीं करता है। तो इसमें सबसे बेहतर है कि हम खीरा, इसमें सबसे बेहतर है कि खीरे का मास्क आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स करके हर किसी की स्किन सूटेबल नहीं होती, उसको सूट नहीं करते, तो फिर रैशेज़ या बर्न का जो आप देखते हैं कि अक्सर लोगों को रिएक्शन हो जाता है। इवन एलोवेरा से भी हो जाता है। एलोवेरा को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको पहले बहुत अच्छी तरह साफ़ करें। उस पर अक्सर स्प्रे भी हुआ होता है क्योंकि डेफिनेटली वो बाहर ही लगा होता है प्लांट्स गमलों में या क्यारी में, तो वहाँ से आप उसको तोड़ के उसको अच्छी तरह वॉश करें, देन उसमें से साफ़ करके निकालें एंड देन आप उसको इस्तेमाल करें। तो होपफुली, और हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ही इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल भी आपको सूट नहीं करता समटाइम। अच्छा, आगे आ रही हैं गर्मियाँ। अब गर्मियों में या फिर वैसे भी बाहर निकलने के लिए मतलब तो सर्दियों की अगर बात करें तो डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं कि आप सनस्क्रीन या सन ब्लॉक लगा कर ही बाहर जाएं, बिकॉज वो विटामिन आपकी स्किन के लिए उस तरह से सही नहीं होते जो डायरेक्ट पड़ते हैं। अब इसका भी हमें कोई अल्टरनेटिव चाहिए, क्योंकि सन ब्लॉक भी देखें मार्केट में 1 से बढ़कर 1 है, लेकिन उनकी प्राइसेस भी अब ज़्यादा हो गई हैं। सो अगर आपने बाहर जाना है, बगैर मेकअप के आपने जाना है, तो सनस्क्रीन और सन ब्लॉक की बजाय आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, ऐसा है कि अगर एक तो ये कि हम लाइट कलर क्लॉथ्स पहने, उससे ये कि जो रेडिएशन है वो भी कम बॉडी एब्जॉर्ब करती है, कपड़े उनके डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम कैप और हैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अननेसेसरी यानी कि अगर एक काम जो हम शाम में कर सकते हैं वो दिन में अगर करना ज़रूरी नहीं है तो उसको हम शाम में भी पेंडिंग कर सकते हैं और वहाँ रीस्केड्यूल कर सकते हैं। और इसके अलावा सनस्क्रीन अब डिस्पेंसिंग फार्मेसीज जो हैं हमारे यहाँ की लोकल, वो भी बना देती हैं, और वो बहुत चीप प्राइस में 300 से 400 तक या 500 तक का भी बन जाता है। सो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आई थिंक ये पूरे मंथ के लिए वो काफ़ी रहता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो चीज़ महंगी हुई है ना, जो मुझे लगता है, जो मैंने ख़रीदी है, आपकी जो बेसिस हैं, ये जो आपकी स्किन पे लगने वाले बीबी क्रीम्स हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। अब आपने अपनी स्किन को मेकअप करने के लिए ये बेस होती है जो कि आपने करनी होती है, उसके बाद ही बाकी मेकअप एक्सपेंसिव जो ब्लशर हो गया, मस्कारा हो गया, लाइनर हो गया, तो ही आप बाद में लगाते हैं। अब ये जो है, आप हर स्किन टाइप भी मुख्तलिफ होती है। आप क्या सजेस्ट करती हैं कि अगर आपने एक बेस लेनी है और वो हर स्किन टाइप को यूज़ करें, तो आपको किस कलर की तरफ जाना चाहिए, किस शेड की तरफ जाना चाहिए, या किस तरह से आपको इसको यूज़ करना चाहिए? जब स्किन बेस को चूज़ करते हुए सबसे पहले अपनी स्किन टोन को देखें। आप बहुत ज़्यादा अंडर टोन या ओवर टोन कलर ना लें, ऐसा कलर लें जो न्यूट्रल हो और बहुत ज़्यादा और फुल कवरेज वाला हो। सो इस तरह आपको बहुत ज़्यादा प्राइमर्स या कवरिंग चीज़ों की ज़रूरत, कंसीलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर फुल कवरेज बेस होगी तो एक ही बेस आपके सारे पर्पस फुलफिल कर देगी।
अच्छा मरीम, ये भी बताएं कि बाकी हम जो महंगाई की इतनी बात कर रहे हैं, हर चीज़ तो महंगी हो गई है, लेकिन कुछ आपकी पर्सनल हाइजीन होती है, मतलब परफ्यूम्स बहुत महंगे हो गए हैं, डिओड्रेंट बहुत महंगा हो गया है, इसके लिए भी आपको कोई ना कोई अल्टरनेटिव रखना चाहिए। जैसे अगर आप फेस की बात करें तो आपको पता है आजकल लेज़र कराने का बड़ा रुझान है ना, कि आप लेज़र कराते हो और लेज़र एक्सपेंसिव भी है। अब अगर आप लेज़र नहीं करा रहे, फेस पे बाल भी है, तो अब बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करती हैं कि आपने उसको अगर रिमूव करना है या आपने उसको कम करना है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किस किस चीज़ों से कंट्रोल किया जा सकता है? अच्छा, इसका सोहा इसके 2-3 आंसर्स बन जाएंगे। एक तो ये कि क्या वो आपको प्रॉब्लम्स हार्मोनल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वाकई सिर्फ जस्ट कॉस्मेटिकली है। कॉस्मेटिकली तो हम उसको थ्रेड या थ्रेड कर सकते हैं, इसके अलावा हम उसमें रेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फ़ीमेल्स के लिए भी आजकल आ रहे हैं, ठीक है। और अगर क्या आपको अगर बीमारी है तो उस सूरत में आप अगर मेडिसिन लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये मसला काफ़ी हद तक उन्हीं के ज़रिए से हल हो जाता है। और लेज़र पीसीओएस की वजह से भी आपको ज़्यादा बाल आ जाते हैं। मैं ही जिक्र करना चाह रही थी कि फीमेल हार्मोन्स में फीमेल्स में पीसीओएस आजकल बहुत कॉमन हो गया है। इसमें ये कि अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर आपके वाकई हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो हम मेडिसिन देने से 2 से 3 महीने का कोर्स होता है और उसमें आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं और काफ़ी बेहतरी हो जाती है। तो आपका लेज़र का भी कट डाउन हो सकता है। डॉक्टर, एक और चीज़ जो अहम जुज़ है एक इंसान की खूबसूरती में, वो है बाल। हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हज़रात, कोशिश यही होती है कि उनके बाल खूबसूरत नज़र आए और उसके लिए चाहे वो कंडीशनर है, शैम्पू है या ऑयल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर हम जो सोहा फरमा रही हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट अब वो भी बहुत महंगे हो गए हैं। ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिसके इस्तेमाल से आपको लगता है कि उसका इस्तेमाल अगर होता है तो बाल आपके खूबसूरत भी रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं? अच्छा, इस तरह है कि वो अच्छी डाइट का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़रूरी है। आप डेली बेसिस पे एक एग और दूध का ग्लास तो ज़रूर लें। इसके अलावा आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और स्ट्रेस जो है वो बालों पे, स्किन पे बहुत इफेक्ट करता है। अननेसेसरी स्ट्रेस यानी कि ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उनका अनड्यू स्ट्रेस ना लिया जाए, बल्कि उसके बजाय अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों में या उस मसले को हल करने की तरफ लगाया जाए। तो आपकी सोच भी बेहतर रहती है और आपकी स्ट्रेस जो हार्मोन्स हैं वो भी कम होते हैं और इसकी वजह से बालों पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा गुड स्लीप बहुत ज़रूरी है। एक 6 to 8 आवर्स की अच्छी स्लीप हो और डाइट बेहतर हो और आप एक सप्लीमेंट का इस्तेमाल, एक सप्लीमेंट जो है वो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा देता है कि अगर आप अच्छे सप्लीमेंट का चूज़ कर लें तो स्किन, हेयर एंड नेल्स तीनों को वो बेहतर रखने में मददगार साबित होता है। अच्छा, आप जिक्र करी थी पीसीओएस का ना, जिसमें आपके चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं या दाने बहुत निकल आते हैं, फिर उसके लिए भी आपको महंगी महंगी प्रोडक्ट्स खरीदनी पड़ती हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए व्हाट यू कैन डू एट होम? अच्छा, उसमें सबसे बेहतर ये है कि आप एक तो शुगर को कट करें, नंबर 2 आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें डेली बेसिस पे। 30 मिनट्स की वॉक भी आपको आपकी बॉडी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस ले आती है, ठीक है। डेली बेसिस पे वॉक करें, एक्सरसाइज करें, शुगर का कट डाउन करें, वेट को बढ़ने ना दें, उससे भी आपके हार्मोन्स कंट्रोल रहते हैं। फिर चिकन को थोड़ा सा अवॉइड करें और उसके बजाय अगर आप दूसरा मीट ले सकते हैं या वेजिटेरियन डाइट में भी बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शन मौजूद हैं तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और फिर हम दवाइयों का इस्तेमाल साथ में करते हैं तो वो इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं हैं। ये हमारा एक गलत कॉन्सेप्ट है कि मेडिकल इलाज जो है वो बहुत ही महंगा है, जबकि उसके बजाय हम अननेसेसरी चीज़ों पर ज़्यादा पैसा ज़ाया करके हम अपने आप को ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा लेते हैं और उसमें इलाज करने में देर भी हो जाती है। अच्छा, आजकल ना एक बहुत ट्रेंड में चीज़ चल रही है, मैं चाहती हूँ आप इस पर कमेंट ज़रूर करें और उसको कंडेम भी करें। अगर आपने इसको इंडोर्स करना है तो वो भी आप कर सकती हैं। सीरम्स का बहुत रुझान है, महंगे महंगे लोगों ने सीरम विटामिन सी के पता नहीं कहाँ से वो इस्तेमाल करते हैं और स्किन उससे बेहतर भी होती देखी है, लेकिन मैंने ख़राब भी होती देखी है। तो ये सीरम्स के हवाले से क्या रिव्यू करती हैं? अच्छा, सीरम्स अच्छी क्वालिटी के सीरम्स बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत बन रहे हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे अशिया का इंतखाब करें अपने लिए। आप पाकिस्तान में बनने वाली, आप डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको यहाँ की इतनी ज़्यादा चीज़ें रिकमेंड करेंगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि इनमें से क्या क्या इस्तेमाल करें। सो पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऑप्शन रीज़नेबल प्राइस में मौजूद हैं और हम उनको कर सकते हैं। और एक अच्छे सीरम का इस्तेमाल आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है, छाइयों से बचाता है, आपको पिगमेंटेशन होने से बचाता है, इसके अलावा शाइनी और ग्लोई स्किन हो जाती है, तो आपका मेकअप का भी इस्तेमाल काफ़ी कम हो जाएगा। तो मतलब आप कर सकते हैं जी, अच्छे सीरम का इस्तेमाल। एक और चीज़ जो सोहा ने जिस तरफ निशानदेही भी की कि मौसम अब बदल रहा है, लाहौर का तो बदल चुका है, इस्लामाबाद के भी बदलने वाले और कराची में तो पहले हालत ख़राब है। जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, चाहे जो ख़वातीन बाहर जाती हैं, मर्द हज़रात, हमने ये देखा है कि जब धूप ज़्यादा हो या आपका काम इस किस्म का हो तो बहुत सारे लोग ये शिकायत भी करते नज़र आते हैं कि उनकी स्किन जो है वो बर्निंग, यानी कहीं ना कहीं उनको जलन होती है जब वो धूप में जाते हैं, बाहर जाते हैं। उनके लिए क्या ऐसा है कि वो उसका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं इससे भी बच सकते हैं? अच्छा, इसमें फिर वही सन ब्लॉक की और सनस्क्रीन की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और सन ब्लॉक
आप इस्तेमाल करें, जो भी आपको मिल जाता है आप वो लें। और इसके अलावा आप इसमें जो हैट है और कैप, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। वाइट ब्रिम हैट इसके लिए स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है। गॉगल्स यूज़ करें, बड़ी चश्मों वाली ग्लासेस इस्तेमाल करें, उससे भी आपके आधा फेस जो है वो इससे कवर हो जाएगा। और आप मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन मास्क इस्तेमाल करें, वो भी आपकी स्किन को, फेस को काफ़ी कवर कर देता है। और दूसरी ऑप्शन इसमें ये भी है कि आप अगर मुस्तकिल वहाँ पे हैं या आपको धूप का ज़्यादा काम है तो आप उससे 5-10 मिनट्स की ब्रेक लेके भी आप उसको अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उससे भी एक ब्रेक आ जाता है। और नंबर 3 पे आप ये कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर डॉक्टर, हर डर्मेटोलॉजिस्ट, हर डाइटिशियन आपको यही कहते हैं कि पानी आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है, जो कि हम वैसे सर्दियों में तो वैसे कम कर देते हैं और शायद मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से गर्मियों में भी याद नहीं रहता कि आपने पानी टाइम से पीना है। ऑल्दो डॉक्टर मरियम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। वी डू हैव ऑल्टरनेटिव्स, लेकिन आपने अब क्या करना है इतनी महंगाई में? चूज़ स्मार्टली, ये एक वाहिद हल है जिसकी वजह से आप महंगाई से बच सकते हैं या आपके अखराजात कम हो सकते हैं। क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंडेटरी ये जो सेगमेंट है रोज़ाना की बुनियाद पर गुड मॉर्निंग पब्लिक में आप देखते हैं। कल अगर हम बात करें तो हमने स्टील मिल्स मैन्युफैक्चरर्स की बात की, उससे पहले महंगाई में जो सनती शोबे में ख़ास तौर पर जो डिपार्टमेंट्स मुतासर हो रहे हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आम बात करेंगे टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की। अगर हम एसोसिएशन की बात करें या टेक्सटाइल मिल्स मालिकान की बात करें तो अब तक कहा यह जा रहा है कि 150 स्पिनिंग मिल्स ऐसी हैं जो कि बंद करने का कहा गया है। और उसके बाद एक मुतालबा जो एसोसिएशन की तरफ से आया है वो ये है कि अमेरिका से फौरी तौर पर कर्ज लिया जाए, वरना हम इस चीज़ के मुताबिल नहीं हो सकते कि ये गैप और डेफिशिएंसी जो सिस्टम में आ जाएगी और जो प्रोडक्शन में आ जाएगी उसको कवर करना आने वाले चंद सालों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हरमीत, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि फैसलाबाद को हब कहा जाता है, बहुत सारी होजरीज है, मिल्स है और वहाँ के कॉरेस्पॉन्डेंट जो है उनको भी इस हवाले से हम साथ लेंगे। ताहिर चौराही जो है वो हमारे साथ हैं, रिपोर्टर है, कॉरेस्पॉन्डेंट है पब्लिक न्यूज़ के, वहाँ पर फील्ड में चुके रहते हैं, तो एसोसिएशन के जो भी मुतालबात है उसको अच्छे तरीके से वो एड्रेस कर सकेंगे। ताहिर, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कहा जाएगा कि इस पर जो है वो क्या सूरत हाल अभी फिलहाल है जिस पर 150 से ज़ायद मिल्स जो है वो कहा जा रहा है कि वो बंद हो जाएंगी और एसोसिएशन मजीद क्या मुतालबात करती है? ताहिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आज ताहिर से रब्ता बहाल होता है तो इस हवाले से मजीद भी उनसे हम बात करते हैं। हरमीत, हम हर एक सनती शोबा, वो टेक्सटाइल हो या मिल्स या फिर आप स्टील मिल्स मैन्युफैक्चरर्स हों या कोई भी शोबा हो, इस वक्त मसला है तो सिर्फ फंड्स का है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। बहुत सारे इदारे ये क्लेम करते हैं या ये बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम देखें तो बहुत सारी इंपोर्ट जो हम चीज़ें करते हैं खाम माल ख़ास तौर पर, वो चूँकि मौजूद भी है पाकिस्तान में तो उनकी एक्सेस वहाँ तक नहीं है, और जिनके पास खाम माल का जो रिकॉर्ड मौजूद था या जो स्टॉक मौजूद था वो अब खत्म हो चुका है। तो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज वो स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल हो बंद हो रही है। आपने देखा होगा बाहर जिस दुनिया में आप गई हैं, और ख़ासकर हमारे जितने भी लोग आते हैं, यानी मेरे रिश्तेदार, क्योंकि मेरे नानके दिल्ली से हैं, तो वो जब भी पाकिस्तान आते हैं तो उनको बड़ी दिलचस्पी होती है, और यहाँ से कोई जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तानी जो कपड़ा है ये हमारे लिए, और ख़ासकर फैसलाबाद का तो फिर हम उनके लिए यहाँ से भेजते हैं। इसी तरह बाहर दुनिया में भी ये रुझान है। मेरे बहुत सारे दोस्त कनाडा में हैं तो वो भी वहाँ पे चाहे वो हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है, लेकिन वो डिमांड करते हैं पाकिस्तानी कपड़े की। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तब हमने बहुत ज़्यादा खबरें इसके हवाले से अपने गुड मॉर्निंग में भी शामिल की थी कि एक इनकलाब बर्पा हुआ था। 60% ग्रोथ के साथ इंडस्ट्री जो है वो बड़े हाई लेवल पे गई थी, और हमने वहाँ पे देखा था कि फिर हमारे कुछ कंपनीज मिल्स के जो या कपड़ा बनाने वाले जितने हैं उनके एसोसिएशन के कुछ नुमाइंदों से जब बात हुई तो उनका कहना ये था कि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अब कपड़ा बनाना जो है हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। इस किस्म के हालात, यानी इनकलाबी हालात बदल चुके थे, सारी चीज़ें, सिचुएशन जो है वो डिफरेंट लेवल पे थी। अब हम देख रहे हैं कि कल हमने इस पर गुफ्तगू की कि जो स्टील मिल है वो भी एलसीज बंद होने की वजह से खाम माल नहीं है, इसकी वजह से नुकसानात वहाँ पे भी 30% जो है वहाँ पे भी मामला कुछ अलग से जा रहा है। इसी तरह कपड़े की बात की है, दीगर मटेरियल की जब हम बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है, क्योंकि दावे तो बहुत किए जा रहे थे, वादे बड़े किए जा रहे थे कि शायद हमारे आने के बाद बहुत सारी चीज़ों में इनकलाब बर्पा हो जाएगा और इंडस्ट्री दोबारा खड़ी हो जाएगी, और जिस लेवल पर हम छोड़ के गए थे अपनी हुकूमत 2013 की 2018 तक, तो शायद पोजिशन वही होगी। लेकिन अब
हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है, और जिसका नुकसान जो है एक आम आदमी के साथ साथ जो जितने भी कारोबारी तबका है उनको हो रहा है। खासकर जो बाहर के लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनका एतमाद कम हो रहा है। जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाए, कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ रहा है कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंपनी, अपने मिल्स, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, उनको यहां से बंद करके वो यहां से निकलने की कोशिश करें। तो ये एक मैं समझता हूं कि एक अच्छा साइन नहीं है हुकूमत के लिए। और हुकूमत की जानिब से अगर मैं बात करूं, जितने भी मिल्स एसोसिएशन के लोग हैं, जितने भी मुख्तलिफ कारखानों के या सरमायादार तबका है, वो जब आता है इनसे मीटिंग्स करता है तो एक तो मीटिंग का टाइम इनको नहीं मिलता है, फिर जब मिलता है तो उन बातों को जो है अनसुनी करके। और हमारे यहाँ यही सबसे बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ कैबिनेट में बैठे मिनिस्टर जो हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि पहले हमारा हिस्सा क्या है। और हरमीत, हम इस पर बात कर लेते हैं कि मुतालबात जो है या हिस्से की बात जो आप कर रहे हैं, इस पर अब क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है एसोसिएशंस। हमारे साथ ताहिर मौजूद है। ताहिर, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन जो है मुतालबा कर दिए बेसिकली अमेरिका से कर्ज लेने का। ये मुतालबा जो है किन महकमा जात तक अब तक पहुंचाया गया है, या उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। देखिए कि जो फैसलाबाद है ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर होने के साथ साथ एक सनती शहर की हैसियत से भी जाना जाता है, लेकिन हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के पेश नज़र पहले ही बहुत सारी टेक्सटाइल्स मिल्स जो हैं और पावर लूम बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स की जानब से मजीद 150 स्पिनिंग मिल्स भी जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। मिल मालकान का कहना है कि लॉन का जो है अभी पीक सीजन चल रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल मौजूद नहीं है, तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी। और सनतकारों का इस हवाला से कहना है कि सेल्स टैक्स में इजाफे की अभी तजवीज़ पेश की गई है कि धागा महंगा होगा, और जो धागा है वो अभी से नहीं मिल रहा। धागा महंगा भी हुआ है और मिल भी नहीं रहा। टेक्सटाइल मिल्स बंद होने से महंगाई का तो एक नया तूफान आएगा ही। इसके साथ साथ हजारों नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि लाखों मजदूर जो है वो बेरोजगार भी होंगे। और लेबर का इस हवाला से कहना है कि मिल्स बंद होने से हम बेरोजगार हो गए हैं। पहले दिहाड़ी लग जाती थी तो बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला लेते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि फाके काटने पर मजबूर हैं और चूल्हे ठंडे हो गए हैं। संस्कारों का कहना है कि बिजली नायाब होने के साथ साथ बिजली की एक तवील बंदर से लेबर को घंटों फारिग बैठना पड़ता है। और आज पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन एप्टमा ने अमेरिका से कर्ज की भी दरखास्त कर दी है, जिसमें पाकिस्तान को कॉटन इंपोर्ट के लिए $2 अरब कर्ज फराहम करने का मुतालबा किया गया है। खत में ये भी मजीद लिखा गया है कि जून तक अक्टूबर 2022 सैलाब से पाकिस्तान में 1739 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मुल्क को $15.2 अरब का मुआशी नुकसान हुआ। कॉटन की मकामी पैदावार इंतहाई कम होने से टेक्सटाइल सेक्टर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और सफीर को खत में यह भी बताया गया है कि अमरीकी कर्ज की रकम से लाखों लोगों का रोजगार बच जाएगा और पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो है वो बेहतर होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि अगर सिर्फ फैसलाबाद की हम बात करें तो फैसलाबाद में गुज़श्ता 2 हफ्तों में तकरीबन 15 से 20 जो खुदकुशी के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं गुर्बत के हाथों। तो ये वो केस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिपोर्ट हुए, इसके अलावा पता नहीं कितने केसेस होंगे इस तरह महंगाई की वजह से। अच्छा, जो आप फरमा रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि सैलाब की तबाहकारियों के बायस फिर हमने देखा कि कॉटन की पैदावार हो, या अब हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में गर्मियां हैं और गर्मियों में लोड शेडिंग का जो है वो दौरानिया भी बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि एक तो यूनिट्स जो हैं वो भी महंगे हो गए हैं, तो जिसकी वजह से ये भी लगता है कि कपड़ा तो नायाब होगा लेकिन महंगा भी होगा। अब जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि बेरोजगारी की जो शरह है वो भी बढ़ रही है, तो ऐसे में ये जो लेटर लिखा गया है, या ये तो एक अलग चीज है, लेकिन दूसरी जानब क्या हुकूमती जितने भी लोग हैं, चाहे वुज़रा हैं या मुख्तलिफ जो हुकूमती हल्कों में लोग बैठे हुए या नुमाइंदे हैं उनके, तो उनसे भी कोई मीटिंग या कोई मुलाकात या उनकी जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनको मिला है, ये जितनी एसोसिएशंस बनी हैं इनके नुमाइंदों को? जी बिल्कुल, देखिए कि उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि हमेशा जो है वो हुकूमत की जानब से, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानब से सब अच्छे का ही चूरन बेचा जाता है। लेकिन अभी देखें कि अभी तो मौसम भी बिल्कुल ठीक है, आगे तो गर्मी जो है वो उसकी शिद्दत में इजाफा होगा, तो डेफिनेटली देखें कि उसकी लोड शेडिंग में भी इजाफा होगा।
महंगाई तो पहले ही, और जो सनती शहर है फैसलाबाद, इसकी जो टेक्सटाइल है वो पहले ही जवाल पजीर हो चुकी हैं नाकस पॉलिसियों के बायस। तो जब गर्मी आएगी तो डेफिनेटली आपको पता है कि लोड शेडिंग भी बढ़ेगी और कपड़ा जो है वो महंगे से महंगा होता जा रहा है और आवाम की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हालात पैदा कर दिए गए हैं वो ये लगता है कि बंदा जो है वो कपड़े भी नहीं पहन सकेगा। पहले कोई होता था कि जैसे आपने अभी देखा है कि सर्दियों में पहले लंडे की एक फैसिलिटी थी कि आवाम वहां से लंडा खरीद कर अपना जिस्म ढांप लेती थी सर्दी से बचने के लिए। लेकिन अभी आपने देखा कि सर्दियों में इतने रेट्स बढ़ चुके थे कि वो गरीब आदमी तो नहीं खरीद सकता था। तो अभी आगे गर्मियां आ रही हैं, आपको पता अच्छा, है। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कपड़ा- हमने देखा कि माजी में, यानी कुछ साल पहले की बात है, कि हमने देखा कि जो फैसलाबाद की इंडस्ट्री थी उसकी अगर मैं बात करूं तो उसकी ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान की तारीखी, अगर आप ये कहें कि एक ऐसे लेवल तक पहुंच चुकी थी जो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे तारीफ भी की जा रही थी। और चाहे वो कपड़े के मालिकान है या मिल एसोसिएशन से रिलेटेड लोग हैं या जो तबका है काम करने वाला मजदूर तबका, वो भी काफ़ी खुशहाल नज़र आ रहा था। अचानक क्या ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से आज इस नहज पर मामला पहुंचा है कि एक तो आपने बता दिया कि कॉटन की कमी, फिर दीगर मामलात, लेकिन हुकूमत की कौन सी ऐसी नाक़िस पॉलिसी थी जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब जो है मिल्स वो बंद करने पे तुले हुए हैं कि यहाँ से अगर मिल्स बंद होंगे तो जाहिर बात है, आपने दुरुस्त फरमाया कि घरों के चूल्हे जो हैं वो भी ठंडे पड़ जाएंगे और ख़ुदकुशियों का जो रुझान है वो भी बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए कि एक तो ये है कि टैक्सेस बहुत ज्यादा आयद किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, और दूसरा ये है कि बिजली के यूनिट जो हैं उनके में बहुत ज्यादा इजाफा किया गया है और उसके साथ साथ बिजली की तवील लोड शेडिंग है। और बल्कि हमारी जब ये शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि कपड़ा खरीदना तो एक तरफ रह गया, अभी तो महंगाई इतनी हो गई कि कपड़ा सिलाई नहीं करवा सकते हम। महंगाई, कपड़े जो दर्जी हैं उन्होंने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं। जो दर्जी पहले 500 से 700 रुपया सूट की सिलाई लेता था, अभी वो भी 1000 से 1500 रुपया हो गई है। तो वो कहते हैं कि जितने में पहले मुकम्मल सूट तैयार हो जाता था, गरीब आदमी खरीद लेता था। ठीक है ताहिर, थैंक यू सो मच आपके सवाल से अपडेट करने का। आपने जो इस पर सिचुएशन यही है कि एसोसिएशन जो है इस हवाले से एक्टिव हो गई हैं कि अब जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, ये जो हम स्पिनिंग मिल्स बंद करने की बात कर रहे हैं, इसकी कीमत जो है आई मीन इसकी जो तादाद है वो 150 से भी ज़्यादा हो सकती है। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है, लेकिन बाज़ वक़्त ये एक्सेस जो है वो हमने अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना ली है, या आप यूँ कहें कि हमने इसको नॉर्मलाइज कर लिया है। टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती हैं हमें फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन अब हमारी ज़िंदगी का ऐसा एसेंशियल पार्ट बन चुकी हैं, हमारा भी और बच्चों का भी, कि उसके बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता। मैं तो अपने घर में भी प्रैक्टिस देखती हूँ और मुझे अफसोस होता है इस बात का, और जब दूसरे घरों में देखती हूँ तो ज़्यादा अफसोस होता है इस बात का कि आपने बच्चे ने खाना भी खाना है तो उसके हाथ में जब तक फ़ोन नहीं होगा वो खाना नहीं खाता। माँ ने कोई काम करना है, बच्चा रो रहा है, फोन पकड़ा दो। अगर स्टडीज करनी है तो ये लालच देके कि आप 1 घंटा गेम खेल लो, उसके बाद आपने होमवर्क करना है। ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी इंडल्ज हो चुकी है हमारी डेली रूटीन में कि अब आपकी सेहत पर उसके असरात मुरतब होना शुरू हो गए हैं। अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको आज के टॉपिक में हम एड्रेस करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है ज़हरा कनीज़, हमारे नफ्सियात हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कहिएगा कि अब हम सेहत की बात कर रहे हैं, बच्चे के खाने का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, जो कि हम उन्हें प्रोसेस फूड खिला के वो भी ख़राब कर लेते हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी जितनी दखल हो गया है हमारी ज़िंदगी में, वो किस तरह से हमारी सेहत को मुतासर कर रहा है और वालिदैन को खबर नहीं है, पता नहीं है इस बात का। ऐसी बात नहीं है कि वालिदैन को ख़बर नहीं है, उनको बहुत अच्छे से ख़बर है कि उनके बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं इंक्लाइंड हैं मोबाइल के इस्तेमाल की तरफ, और बहुत ज़्यादा जब फ़ोन, एक्सेसिव फ़ोन जब बच्चों को दे दिया जाता है तो उनकी एक पूरी जो ज़िंदगी उस फ़ोन के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रही है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चे खाना खा रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी में हैं फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, रिलेटिव्स के साथ हैं फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हर वक्त दे आर यूजिंग द फ़ोन। एवरी टाइम व्हेनेवर वी सी देम, पेरेंट्स आर लाइक अच्छा हमारी जान छूट जाए इनसे, तो वो उनको फ़ोन हैंड ओवर कर देते हैं।
अच्छा, ये इसके अलावा एक और चीज़ को एड्रेस कीजिएगा इसी टॉपिक का, ऐसा कि चले वालिदैन को पता है, आपने कहा पता है, चले हम मान लेते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, मतलब वो उनकी आदत को स्विच नहीं कर पा रहे, वो उनको रोक नहीं पा रहे, मतलब किस तरह से आपको लगता है कि उन्हें इस चीज़ को इनिशिएट करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन आपकी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, सेहत के बदले नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप अगर देखेंगे तो मोबाइल यूज़ जो है हमें मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा उसने हमें कन्फाइंड कर दिया कि बच्चे आजकल बाहर खेलने नहीं जाते, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर हम इस सारे डायनामिक को समझना चाहते हैं वो ये है कि हम पहले देखें कि ये मसले मसाइल आ कहाँ से रहे हैं। आप देखें कि पहले हम VCRs होते थे, कैसेट्स होती थी, हमें प्रॉपरली रिवाइंड करना पड़ता था उनको दोबारा देखने के लिए, और एक प्रॉपर टाइम होता था शो का। नाउ वी हैव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। उसका मतलब ये है कि हम फ़ौरन से यूट्यूब उठाएंगे, हम कोई भी चैनल क्लिक कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं अपनी मर्जी से, 1 सेकंड में पीछे गए वापस आए एनी टाइम। ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट को हम स्किप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, ठीक है। सो इट्स दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब बच्चे आजकल के जो है वी वांट इट नाउ एट द पॉइंट। अब वो टैंट्रम्स जब थ्रो करते हैं, टैंट्रम इज लाइक रोना, लेट जाना, चीखे मारना, अपने आप को मारना, तो पेरेंट्स परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अब मदर तो शायद केटर कर लेती हैं सख्त होकर उस नीड को, बट द फादर कम्स एंड से व्हाई इज द चाइल्ड क्राइंग, मेरा बच्चा रो क्यों रहा है, इसको रोना नहीं चाहिए, आप इसकी नीड को केटर करें, इसको संभालें। इसका मतलब दोनों पेरेंट्स में यूनिटी नहीं है, और वो इनेबल कर रहे हैं फादर कहीं ना कहीं उस बिहेवियर को। अब पूरा दिन माँ उसकी ट्रेनिंग कर रही है, बाप आया, उसने कहा कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, आप उसको उस इंस्टेंटली फोन दें, इंस्टेंटली ये करें, मेरा बच्चा नहीं रोना चाहिए। तो उसकी जो वो क्रेविंग है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि मुझे हर चीज फौरी चाहिए, बिल्कुल, बाय हुक और बाय क्रुक अभी चाहिए। और ये बच्चों के वैसे पॉइंट बहुत वैलिड है कि हम हर चीज इतनी इंस्टेंट और इतनी इमीडिएटली मिलना शुरू हो गई कि बच्चे के बिहेवियर में ये चीज अब बस चुकी है कि हमें जो भी चीज चाहिए वो भी चाहिए, वी कैन नॉट वेट फॉर एनीथिंग। अच्छा, हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी हरमीत, वैसे बड़ों में भी यही है, हम भी ज़रा मैं आपने दुरुस्त फरमाया, अगर हम देखें यानी हमारी जो जनरेशन है उसका उस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है जब छतरोल डिपार्टमेंट होता था, और कभी किसी चीज के लिए कभी शादो नादर कभी डिमांड की जाती थी, चुप कराने के लिए कोई चित्र पढ़ते थे हमें। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बच्चा रोता है तो थमा दी जाती हैं चीजें। और फिर मोबाइल की अगर मैं बात करूं तो क्या आपको लगता है कि जो माँ बाप हैं वो खुद भी मोबाइल के इतने आदी हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं वो खाने में बैठे हैं, आपने जिस तरह फरमाया कि वो ड्राइविंग करते हैं तब भी किसी मोबाइल में बिजी होते हैं, तो बच्चे जो हैं उनको कॉपी कर रहे हैं। क्या ये वजह भी बन सकती है कि देखा देखी में बच्चा जो है वो भी सोच रहा है कि पेरेंट्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छी कोई चीज़ होगी? मोस्टली यस, पेरेंट्स की वजह से। अगर पेरेंट्स आप कभी भी बच्चे को देखेंगे तो वो आपकी अटेंशन चाह रहा होता है, जब आपसे वो बात करता है वो एड्रेस करता है कि हमारी आंखों की तरफ देखें, हमसे बात करें, बट पेरेंट्स आर लाइक दिस, और बस वो शेक ऑफ कर रहे हैं अपने बच्चे को। तो उसने लर्न किया है कि आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट बाई होल्डिंग द फोन, और मैं इसको कभी भी अपने साथ लेकर कैरी कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मॉडलिंग है, इसको कहते हैं हम डायरेक्टली किसी इंसान को देख कर रवैये सीखना। और सबसे पहला एक ज़रूरी इंसान किसी बच्चे की ज़िंदगी में उसके माँ बाप होते हैं, और जब वो अपने माँ बाप को इस तरह के रवैये करते हुए देखता है और उनकी एक हैबिट है फ़ोन यूज़ करने की, तो वो भी खुद भी अडाप्ट करना शुरू कर देता है। और सेम टैंट्रम्स देखेंगे आप फैमिली में, जो एक्सेसिव मोबाइल यूज़ करते हैं उनके बड़ों में भी वही टैंट्रम्स हैं जो बच्चों के अंदर हैं। और अगर हम पूरी प्रॉपर रिसर्चेस देखें तो मिशिगन में एक रिसर्च भी की गई थी जिसके ऊपर ये फाइंड आउट किया गया कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल, सोशल मीडिया, वो हैप्पीनेस को रिड्यूस कर देता है, लाइफ सेटिस्फैक्शन को रिड्यूस कर देता है, एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं हमारे अवाम के अंदर। अच्छा, ये तो साइकोलॉजिकल इशू हो गया ना, हम सेहतमंद ज़िंदगी की बात करें, चले हम मेंटल हेल्थ की बात करें, इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ज़हरा ये चीज़ पाकिस्तान में कंपैरेटिवली पहले बहुत कम थी, मेंटल हेल्थ को तो कंसीडर ही नहीं किया जाता ना, बीमार है डॉक्टर के पास जाएं, दिमागी तौर पर बीमार है तो ये फतूर है, सही हो जाएगा, परेशानी है, लेकिन इसको एड्रेस करना चाहिए। बच्चों में डिप्रेशन की एक बड़ी कहानी हमें रिसेंट देखने में मिली, हैदराबाद की वो बच्ची जिसने छत से छलांग लगाई, सुसाइड कर ली। अब उसके दिमाग में क्या तमाशा है इसके कि मेरे अब्बा मेरी बहन को कुछ नहीं कहते, मुझे डांटते रहते हैं। अब इसके लिए भी पेरेंटिंग की क्या आपको लगता है ट्रांसफॉर्मेशन की किन चीज़ों की ज़रूरत है? ये बहुत ऐसे अलार्मिंग है, मुझे बहुत दुख होता है ये इस तरह की चीज़ें। इट इज़ वेरी अलार्मिंग। और मैंने उस
उन चीज़ों पे काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी पड़े थे, जहाँ पे मदर्स जो कह रही थी कि हम इतना डर चुके हैं इस वाक़े से कि हमें नहीं पता कि हमें केटर कैसे करना है इस चीज़ को और कैसे हमें इसको आगे लेके बढ़ना है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सारी ज़िंदगी ये बताया जाता है कि आपकी ज़िंदगी शादी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, यू हैव टू गेट मैरिड, बट नोबडी टेल्स यू दैट व्हेन यू बिकम अ मदर उसके लिए भी क्लासेस ले सकते हैं। यस यस, जब आपका बच्चा पैदा हो गया है उसके लिए भी क्लासेस ले सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं, वो नहीं लेनी ऑनलाइन। पेरेंटिंग इज एन एजुकेशन, इट्स नॉट समथिंग इनबिल्ट। और हर किसी से उम्मीद की जाती है द मोमेंट यू बिकम मदर आपके अंदर पेरेंटिंग स्किल्स हों, नहीं होती, सीखने से आती हैं। ठीक है, अब जब आप पहले बच्चे को सब कुछ मिलता है, प्रॉपर अटेंशन, फोकस, नीड्स, एवरीथिंग, यस, बट जब वो छोटे बच्चे हैं और अटेंशन कम होना शुरू हो जाती है तो और डिफरेंशिएट भी किया जाता है सब बच्चों के अंदर, और कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं बाय बर्थ, मे बी बाय देयर एक्सपोजर्स, वट एवर इट इज़, बट बच्चों को ज़रूरत होती है माँ बाप के प्यार की, उनकी प्यार भरी नज़र की, इक्वालिटी की भी सबसे ज़्यादा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हर बच्चे की नीड्स को केटर करें, एंड प्लीज़ एक गैप होना चाहिए बच्चों के बीच में। इफ़ यू आर हैविंग children every year, oh my god, definitely, how could you manage that is a separate parenting topic। मुश्किल तभी होती है। हरमीत जी, over to you। अच्छा, हमने ये चीज़ तो डिस्कस कर ली, आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं माँ बाप जो हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर, लेकिन हमने ये देखा है कि जो बच्चा है उसका एक बहुत टाइम जो है कहीं ना कहीं स्कूल में ज़्यादा गुजरता है। हम वहाँ पे ये रुझान भी आपने भी देखा होगा जब आप स्कूल में थी या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो हम देखते हैं कि टीचर का जो रवैया होता है कहीं ना कहीं किसी बच्चे की अगर शक्ल सूरत के हवाले से हो या उसके पीछे बैकग्राउंड में ख़ानदान के हवाले से हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि वो रवैया भी चेंज होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है कहीं ना कहीं वो भी इसी तरह मामलात में शिकार हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो हमारा स्कूल सिस्टम है, हमारे जो टीचर्स हैं, इनकी किस किस्म की जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसकी वजह से जो बच्चा है उसके रवैयों में जो तब्दीलियाँ हैं वो उस तरह जो नेगेटिव तब्दीलियाँ हैं वो रोनुमा ना हो? सरप्राइजिंगली स्कूल टीचर्स को उस तरह से गाइड नहीं किया जाता कि टीचिंग इज़ ऑल्सो अ स्किल, और हर बच्चा, बेशक इफ़ देयर इज़ अ क्लास ऑफ 50, हर बच्चे की नीड्स डिफरेंट है और आपको बहुत क्लोज होना पड़ता है उन बच्चों के साथ। उस्ताद बनना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको हर बच्चे के हिसाब से डिफरेंट एक्टिविटीज़ अरेंज करनी पड़ती हैं। एंड ऑल्सो अगर आप बायस्ड हैं, आप किसी के रंग, नस्ल, ज़ात पे या फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पे बच्चे को अपने पास रख रहे हैं या दूर कर रहे हैं, आई बिलीव कि आपको स्टेट पे होना ही नहीं चाहिए। तो उस्ताद हायर तो कर लिए जाते हैं बट उनकी स्क्रीनिंग नहीं होती जहाँ से हम उनको फिल्टर आउट करें कि अच्छा नहीं, दीज पीपल आर नॉट फिट फॉर बीइंग टीचर्स और ये उस्ताद बन सकते हैं, तो इनको हम प्राइमरी बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए हम अपॉइंट कर सकते हैं। बट इफ़ सम पीपल जिनको गुस्से की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो रेसिस्ट हैं, जो शेम करते हैं बच्चों को, आई बिलीव उनको उस सिस्टम में डालने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। यस। अच्छा, ज़रा इसको कंक्लूड कीजिएगा कि हम बच्चों की सेहत की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की आपने बात की, लेकिन मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करने से वो टेक्नोलॉजी जो रेज भी इंक्लूड करती हैं, आंखों के बहुत सारे मसाइल होते हैं और बच्चे की उस एज में जब वो उसकी हर चीज़ ग्रो कर रही होती है, कितना डैमेज हो जाता है जो इररिपेयरेबल होता है आगे आने वाले मुस्तकबिल में। सबसे पहले तो अगर हम एक्सेसिव मोबाइल यूज़ को देखें तो जितना हम मोबाइल यूज़ करेंगे, ये एक वाइट लाइट है, ये हमारे ब्रेन को एक मैसेज दे रही है अंधेरे में भी, रात के सुबह है, दिन है, और वो मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। मेलाटोनिन नींद के हार्मोन्स, अब जब मेलाटोनिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है तो नींद नहीं आएगी। अब बच्चे जाग रहे हैं 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, और मे बी दे आर नॉट इवन स्लीपिंग और वो स्कूल जा रहे हैं, दैट कुड बी वेरी डेंजरस ऑल्सो। दूसरी चीज़ ये है कि आंखें कमज़ोर हो जाना, नज़र बहुत ज़्यादा, आज आप देखेंगे बेशुमार लोगों को ग्लासेस लगी हुई हैं, पहले बहुत कम लोग होते थे बट नाउ बचपन से छोटे छोटे बच्चों को, एंड देन उनकी ग्रोथ नहीं हो रही फिजिकली। आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, या तो वो एक्सेसिव ईटिंग की तरफ है, ओबेसिटी की तरफ, क्योंकि आप बिंज खा रहे हैं, बस खा रहे हैं और आपको नहीं पता चल रहा कि आप क्या खा रहे हैं, बिकॉज आप फोकस्ड नहीं थे, बट यू आर ईटिंग, उसका टेस्ट नहीं आ रहा, उसकी इफादियत आपको वैसे लग ही नहीं रही। एंड द अदर चिल्ड्रन आर जो बिल्कुल भूल गए हैं खाना,
जो हाइड्रेशन की तरफ भी नहीं जा रहे, उनकी ग्रोथ पे प्रॉब्लम हो रही है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे आर नॉट मेकिंग रिलेशनशिप्स, दे आर शाई, दे डोंट नो हाउ टू टॉक। आप अभी भी देखेंगे हम प्रेफर करते हैं मैसेज कर देना, वॉइस नोट भेज देना, कॉल उठाते हुए हमें कुछ होता है, कॉल उठाते हुए इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो हो गया है माँ बाप Yes. का बच्चों का और बच्चों का माँ बाप के साथ। थैंक यू सो मच ज़ारा बीइंग हियर। और कंक्लूड कर लेते हैं कि इतने मसले, इतने मसाइल, इतनी परेशानियाँ हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है, इट्स अ न्यू डे। स्टार्ट योर डे, जो भी आप करना चाहते हैं जस्ट गो फॉर इट, इंशाल्लाह उसमें ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। हमने आपसे लेनी है इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।